नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो डीटी में अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं सीए फाइनल में 25 और नवंबर 25 के लिए रिवीजन लेक्चर। रिवीजन लेक्चर में मैं आपको कंसेप्ट और प्रोविजन तो रिवाइज करवाऊंगा ही, साथ में जो क्वेश्चन स्पेसिफिक एडजस्टमेंट होते हैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन प्रोविजन का नहीं आता, आपको प्रोविजन के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन स्पेसिफिक एडजस्टमेंट होंगे चैप्टर वाइज, वो भी मैं आपको बताया करूँगा। सबसे पहले अपन जो चैप्टर देखेंगे वो अपन देखेंगे बेसिक कंसेप्ट टैक्स रेट्स एंड एग्जम्प्ट इनकम। इसमें सीधा अपन टैक्स रेट से रिवीजन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट कोई पूछता नहीं है। ये बेसिक कंसेप्ट वैसे भी आपको आते होंगे कि टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, कैसे लगता है टैक्स वगैरह वगैरह। अब अपन इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चार्जिंग सेक्शन से। चार्जिंग सेक्शन 4 होता है पूरे इनकम टैक्स का। ये बताता है कौन सी अमाउंट पे टैक्स लगेगा, कब लगेगा, किस रेट से लगेगा। तो इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, जो इनकम टैक्स है ना, वो इनकम टैक्स लगेगा एवरी पर्सन के ऊपर लगेगा। जो भी पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, कंपनी, फर्म, सभी पर्सन पे लगेगा। सभी पर्सन की किस पे लगेगा, टोटल इनकम के ऊपर लगेगा। अपन को टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी उस सभी पर्सन की, और उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाना है। अब इनकम टैक्स कैसे लगेगा, जो रेट या तो फाइनेंस एक्ट शेड्यूल 1 में दे रखी है उस रेट से लगेगा, या जो इनकम टैक्स एक्ट में दे रखी है उस रेट से लगेगा। अब फाइनेंस एक्ट शेड्यूल 1 में तो दे रखी है जनरल टैक्स रेट, और इनकम टैक्स एक्ट में दे रखी है एक तो स्पेशल टैक्स रेट और एक कंसेशनल टैक्स रेट। एक स्पेशल टैक्स रेट और एक कंसेशनल टैक्स रेट। कंसेशनल टैक्स रेट को अपन न्यू टैक्स रेट भी बोलते हैं, या न्यू टैक्स रिजीम भी बोलते हैं, या अल्टरनेटिव टैक्स रेट भी बोलते हैं। तो तीन नाम इसके, न्यू टैक्स रेट, कंसेशनल टैक्स रेट या अल्टरनेटिव टैक्स रेट क्या होती है भी आपको सब पता चल जाएगा। अब इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है, टोटल इनकम के ऊपर। आपको टोटल इनकम निकालनी पड़ती है पर्सन की। जो भी पर्सन का क्वेश्चन आता है उसकी आपको टोटल इनकम निकालनी पड़ती है। जनरली कंपनी का क्वेश्चन आता है। अब टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, देखो प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे पहले चेक करना पड़ता है आपको कि जिस बंदे की आप टोटल इनकम निकाल रहे हो वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, वो इंडिया का पर्सन है या इंडिया के बाहर का। क्यों चेक करना पड़ता है, जो अगर बंदा रेजिडेंट हुआ तो उसकी इंडिया के अंदर ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, इंडिया के बाहर की इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है, इंडिया के बाहर का बंदा है, नॉन रेजिडेंट, तो उसकी ओनली इंडिया में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, ओनली इंडिया वाली इनकम, इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। इंडिया के बाहर की इनकम टैक्सेबल ही नहीं होगी, वो इंडिया के बाहर की इनकम उसकी टैक्सेबल ही नहीं होगी। तो ये चेक करना जरूरी होता है। पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि आपको चेक करना पड़ेगा, आपको सीधा दे रखा होगा जनरली। तो आपका काम यहाँ से स्टार्ट होगा। आपको इनकम निकालनी है। 5 हेड में इनकम निकलती है किसी भी बंदे की। एक इनकम निकलेगी इनकम फ्रॉम सैलरी, एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एक इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इस तरह से 5 हेड में आपको इनकम निकालनी है। अब 5 हेड में जो इनकम निकालनी है, देखो आपका जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है पहला क्वेश्चन, उसमें आपको कंपनी की टोटल इनकम निकालनी होती है। कंपनी के केस में 2 इनकम तो देगा ही नहीं आपको ये 3 इनकम देगा, जिसमें भी मेन कौन सी देगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन की। एक आध पॉइंट हो सकता है कैपिटल गेन और अदर सोर्स का और दे दे। तो 3 हेड आपके लिए मेन है, सबसे मेन। अब ऊपर के 2 हेड, ये भी तो इनकम के हेड है। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी ये इंटर लेवल पे हुआ करते थे, फाइनल में इनका चैप्टर आपके कोर्स में नहीं है। तो अब फाइनल में ये पढ़ने नहीं, क्या फाइनल में ना तो सैलरी पढ़ना आपको, ना हाउस प्रॉपर्टी पढ़ना आपको। बस इसके बारे में आपको थोड़ा बेसिक आना चाहिए। बेसिक क्या आना चाहिए, सैलरी के केस में एक मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है अगर आपको सैलरी की इनकम हो रही है, पेंशन वगैरह मिल रही है, या सैलरी की इनकम आपकी, तो उसमें आपको एक मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितनी मिलती है, ये 2 मिलती है। एक तो इसमें लिमिट है 50,000 की और एक होती है 75,000 की। अगर आप जनरल टैक्स रेट फॉलो करते हो, मतलब फाइनेंस एक्ट वाली रेट फॉलो करते हो, तो मिलती है 50,000 की। तो कितनी मिलती है, 50,000 की। लेकिन अगर आप कंसेशनल टैक्स रेट, कंसेशनल कौन सा, एक सेक्शन आएगा अपना 115 BAC, अभी इस चैप्टर में आएगा, अभी पता चल जाएगा आपको। 115 BAC इंडिविजुअल के लिए बना हुआ है ये। इसमें कंसेशनल टैक्स रेट दे रखी है। अगर आप वो फॉलो करते हो, अगर इंडिविजुअल वो फॉलो करता है, तो उसमें लिमिट कितनी है, 75,000 की। पहले दोनों में 50,000 होती थी, लेकिन इसमें लिमिट अब एक्स्ट्रा दे दी। इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया, किसमें, कंसेशनल वाले में। यहाँ लिमिट कितनी कर दी, 75,000 की। ये लिमिट बस आपको याद होनी चाहिए, बस। इसके अलावा सैलरी में कुछ नहीं है आपको करना। अब दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए क्या याद करना आपको, चैप्टर तो आपके कोर्स में नहीं है, इसमें भी खाली 2 चीज़ याद होनी चाहिए। एक तो इसमें होता है म्युनिसिपल टैक्स पेड। अगर आप म्युनिसिपल टैक्स पे कर देते हो, मतलब अगर ओनर म्युनिसिपल टैक्स पे करता है, पेड बेसिस पे उसकी डिडक्शन मिल जाती है उसको। तो म्युनिसिपल टैक्स अगर पे किया ओनर ने, तो उसकी एक डिडक्शन मिल जाएगी, जितना पे किया है उतनी डिडक्शन मिल जाएगी। दूसरा, एक मिलती है हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कितनी मिलती है, 30%। ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। तो म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिल जाएगी, दूसरा एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है हाउस प्रॉपर्टी में 30% की। ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा आपको। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बस ये दो चीज़ें आपके काम की।
ये क्यों काम किए हैं, ये सब आपको एक चैप्टर आएगा अपना डबल टैक्स रिलीफ, मैं वहाँ करवाऊंगा आपको, तब आपको पता पड़ जाएगा। वहाँ मैं आपको सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के ये दोनों पॉइंट है ना अच्छे से करवाऊंगा वहाँ, तब पता पड़ जाएगा। क्योंकि जो डबल टैक्स रिलीफ का क्वेश्चन आता है वो इंडिविजुअल का क्वेश्चन आता है, उसमें भी अपन को इनकम निकालनी पड़ती है, टोटल इनकम, और वहाँ ये सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी का पॉइंट दे देता है, तो उसमें ये चीज़ें काम आती है बस, और कुछ भी काम नहीं आता। तो सैलरी हाउस प्रॉपर्टी का मैंने बता दिया, आपको कोर्स में कुछ है नहीं। अगला बिजनेस प्रोफेशन कैपिटल गेन अदर सोर्स, ये अपन को डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। बिजनेस प्रोफेशन कैपिटल गेन अदर सोर्स, जिसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है, बिजनेस एंड प्रोफेशन का। कौन सा हेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला हेड, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का, उसमें लगभग सारे पॉइंट किसके होते हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये 5 हेड की आपने इनकम निकाली एसएससी की, उसके बाद कुछ क्लबिंग वगैरह करनी है तो क्लबिंग वगैरह कर दो, ये फाइनल में कुछ काम करनी है, इंटर लेवल पे हुआ करता था, ये फाइनल में है चैप्टर, बस नाम का चैप्टर है, ना कभी आया है इसका पॉइंट, ना कभी आएगा। इसके बाद कोई लॉस आ रहे हैं, अगर लॉस सेट ऑफ हो सकते हैं तो सेट ऑफ कर दो, सेट ऑफ नहीं हो पा रहे तो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दो। अपन नेगेटिव नहीं दिखा सकते लॉस को, सेट ऑफ हो जाएं, अगर किसी इनकम से सेट ऑफ हो सकते हैं तो सेट ऑफ कर दो, नहीं हो पा रहे तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ करने का ट्राई कर लेना। सेट ऑफ के प्रोविजन देख लेंगे कैसे कैसे होते हैं। ये सब करने के बाद आपकी आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, इसमें से आपको मिलेंगे चैप्टर 6 से वाले डिडक्शन, सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक होते हैं चैप्टर 6 से डिडक्शन। ये लेस करते ही आपकी आ जाएगी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, जिसको अपन NTI नेट टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। टोटल इनकम बोल दो, टैक्सेबल इनकम बोल दो, या नेट टैक्सेबल इनकम बोल दो, एक ही बात है। अब टोटल इनकम आ गई, क्वेश्चन में खाली टोटल इनकम पूछे या टैक्सेबल इनकम पूछे तो इतना निकालना है। कभी कभी पूछता है कि टैक्स लायबिलिटी भी निकालो, तो टैक्स कैसे निकालोगे, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, टैक्स अगर आपको ठीक से निकालना है तो सबसे पहले इस टोटल इनकम के, जो आपने ये टोटल इनकम निकाली है ना, इसके 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, एक जनरल रेट इनकम और एक स्पेशल रेट इनकम। 2 तरह की इनकम होती है इनकम टैक्स में, एक पे तो लगती है जनरल रेट और एक पे लगती है स्पेशल रेट। 2 तरह की इनकम होती है। जनरल रेट इनकम को इंटू कर दो जनरल टैक्स रेट से, और स्पेशल रेट इनकम को कर दो स्पेशल टैक्स रेट से। जो स्पेशल रेट इनकम होती है उन पे स्पेशल टैक्स रेट लगानी पड़ती है, जो कंपलसरी लगानी पड़ती है। जैसे लॉटरी की इनकम हुई, लॉटरी पे क्या रेट लगती है, 30%, सीधा 30% लगा दो। LTCG हुआ मान लो आपको 112 वाला या 112A वाला, तो उस पर रेट लगती है 12.5%, सीधा लगानी पड़ती है आपको। तो स्पेशल रेट इनकम पे तो हमेशा जो स्पेशल रेट इनकम टैक्स रेट कहाँ दे रखी है, देखो स्पेशल रेट इनकम टैक्स रेट में दे रखी है, वो लगानी पड़ती है। लेकिन जो जनरल इनकम है, जनरल रेट इनकम कौन सी हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, सैलरी की इनकम हो गई, बिजनेस की इनकम हो गई, डिविडेंड की इनकम हो गई, इंटरेस्ट की इनकम हो गई, ये सब क्या है, जनरल रेट इनकम। इन पे लग जाती है जनरल रेट। अब मैंने कर रखा है जनरल रेट लगा दो या कंसेशनल रेट लगा दो। मतलब जनरल रेट इनकम पे इनकम टैक्स में आपके पास 2 ऑप्शन है। देखो स्पेशल रेट इनकम है, जैसे लॉटरी पे तो जो स्पेशल रेट दे रखी है इनकम टैक्स में वही लगेगी। LTCG जो रेट दे रखी है वही लगेगी, चाहे कुछ भी फॉलो करो हमेशा वही लगानी पड़ेगी, हमेशा वो ही आपको लगानी पड़ेगी। लेकिन बाकी जो जनरल इनकम बच गई उस पर या तो लगा दो ये जनरल टैक्स रेट फाइनेंस एक्ट वाली, या ये कंसेशनल टैक्स रेट इनकम टैक्स वाली। 2 ऑप्शन आपके पास, या तो जनरल टैक्स रेट लगा दो या कंसेशनल टैक्स रेट लगा दो। आप बोलोगे दोनों में फ़र्क क्या है, जनरल टैक्स रेट में टैक्स रेट ज़्यादा है लेकिन डिडक्शंस भी ज़्यादा मिलते हैं आपको, डिडक्शंस वगैरह बेनिफिट वगैरह भी ज़्यादा मिलते हैं। कंसेशनल टैक्स रेट में टैक्स रेट तो कम है, कंसेशन है, लेकिन बेनिफिट भी थोड़े कम है, डिडक्शंस भी थोड़े कम है। फिर वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आप अपने अकॉर्डिंग लगाना है, आपको एग्जाम में साफ लिख के देगा क्या लगाना है, लिख देगा इस सेक्शन वाली रेट लगानी, साफ लिख के देगा। अगर निकलवाता है टैक्स वगैरह तो आपको वहाँ दिमाग नहीं लगाना। प्रैक्टिकल लाइफ में अपन सोचते हैं, अब प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ बोलते हैं कि 1 साल ये लगा लेते हैं, 1 साल, ऐसा भी नहीं होता। एक बार आप कंसेशनल टैक्स रेट पे आ जाते हो ना, फिर जिंदगी भर यही फॉलो करना पड़ता है। प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहा हूँ। तो जनरल रेट इनकम पे 2 ऑप्शन है, या तो जनरल टैक्स रेट या कंसेशनल टैक्स रेट। लेकिन स्पेशल रेट इनकम पे तो स्पेशल रेट ही लगेगी, चाहे जनरल पे आप जनरल लगाओ चाहे कंसेशनल लगाओ, स्पेशल पे तो स्पेशल लगेगी, स्पेशल पे तो स्पेशल लगेगी। तो 2 टुकड़ों में इनकम को बांटना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टोटल इनकम को सीधा रेट से इंटू कर दिया, 2 टुकड़ों में इनकम को बांटो, क्योंकि 2 तरह की इनकम टैक्स में मानी जाती है, जनरल इनकम और स्पेशल इनकम। दोनों को टैक्स रेट से इंटू कर दिया, आपका आ जाएगा टैक्स। टैक्स के बाद एक लगता है सरचार्ज। सरचार्ज हमेशा नहीं लगता, कुछ केस में लगता है। कब लगता है, जब आपकी इनकम एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो सरचार्ज लगाना पड़ता है, सरचार्ज लगा दिया। जब ये बेसिकली अमीर लोगों पे लगता है। इसके बाद एक सेस लगाना है आपको। टैक्स और सरचार्ज का जो टोटल आया, इन दोनों के टोटल पे 4% लगता है सेस, कंपलसरी सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये कंपलसरी लगता है, सभी केस में लगता है। अगर आपका टैक्स बनता है तो खाली टैक्स का लगेगा, सरचार्ज भी बनता है तो टैक्स और सरचार्ज का जो टोटल आएगा उसका लगा दो 4%। तो ध्यान देना,
जो सरचार्ज और सेस है ना, ये इनकम का नहीं लगते, जो टैक्स आया ना टैक्स की फिगर पे लगते हैं। सरचार्ज तो टैक्स की फिगर पे लगता है, और जो सेस है टैक्स और सरचार्ज का टोटल का जो फिगर आया उस पे लगता है। ये आपकी आ जाती है टोटल टैक्स लाइबिलिटी। अब टोटल टैक्स लाइबिलिटीज में मान लो आपका टीडीएस कटा हुआ है, जिसने आपको इनकम पे करी थी उसने आपका टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करवा दिया, या आपका टीसीएस कलेक्ट हो रखा है, या मान लो आपने एडवांस टैक्स खुद ने जमा करवा दिया था, तो टीडीएस कटा हुआ है, टीसीएस आपका कलेक्ट हो रखा है, या आपने एडवांस टैक्स जमा करवाया था, उसका आपको यहाँ क्रेडिट मिल जाएगा। मान लो आपका टैक्स बना 10 लाख का, 2 लाख का आपका, या मान लो टीडीएस कटा हुआ है, या मान लो आपने एडवांस टैक्स वगैरह जमा करवा दिया था, तो वो टैक्स तो आपका ऑलरेडी जमा हो रखा है, तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो नेट टैक्स पेबल कितना आ जाएगा आपका? 8 लाख। नेट टैक्स पेबल आ जाएगा, या तो या रिफंडेबल। क्या पता आपका एडवांस टैक्स या टीडीएस ज़्यादा जमा हो रखा हो, ऐसा भी तो हो सकता है, तो रिफंड हो जाएगा आपको, घबराने की बात नहीं है। नेगेटिव आया तो रिफंड हो जाएगा। ये अपन करते हैं जब आप रिटर्न भरते हो ना, तो इस तरह से आप इनकम का कंप्यूटेशन करते हो, इस तरह से इनकम का कंप्यूटेशन होता है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, बेसिक चीज़ है वैसे, पर मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा। मैंने ऊपर बताई थी आपको, ये 5 हेड की अपन इनकम निकालते हैं। मान लो आपको एक इनकम दे रखी है इंटरेस्ट की, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ था बैंक से 90,000 का, बैंक वालों ने आपका टीडीएस काट लिया था मान लो 10,000 का, तो टोटल इंटरेस्ट था 1 लाख का। बैंक वालों ने आपको 90,000 पे करा और 10,000 का आपका टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करवा दिया, ठीक है। अब आप ये स्टेटमेंट बनाओगे, टोटल इनकम निकालोगे, तो बताओ यहाँ इंटरेस्ट की इनकम कितनी लोगे? 90,000 लोगे या 1 लाख लोगे? बताओ कितने लोगे? कितने लोगे? यहाँ अपन लेंगे 1 लाख। यहाँ अपन पूरी ग्रोस इनकम लेते हैं, ऐसा नहीं कि टीडीएस काटने के बाद जो नेट रिसीव हुआ वो लेंगे, वो नहीं। टीडीएस वगैरह का इनकम टैक्स में कोई डिडक्शन नहीं मिलता, इनकम टैक्स का इनकम टैक्स से कोई डिडक्शन नहीं मिलता। तो जो टीडीएस आपका कटा हुआ है, या आपने मान लो आपका टीसीएस कलेक्ट हो रखा है, उसको लेस करके मत ले लेना, नेट पूरा ग्रोस लेना है यहाँ पे। तो फिर ये टीडीएस का क्या होगा? ये टीडीएस आप कहाँ लेस करोगे? टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालने के बाद यहाँ लेस करोगे, यहाँ मिलेगा आपको क्रेडिट, यहाँ लेस करना है, ऊपर लेस मत कर देना। ऊपर लेस कर दोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा, फिर आपकी टोटल इनकम गलत आएगी, टैक्स वगैरह सब गलत आएगा। तो टीडीएस कहाँ लेस करना होता है? लास्ट की लास्ट में लेस होता है, टोटल टैक्स लायबिलिटी में से लेस होता है। यहाँ तो अपन पूरी ग्रोस इनकम लेते हैं बिफोर टीडीएस। अगर टीडीएस कटा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको नेट इंटरेस्ट रिसीव हुआ 90,000 का, 10,000 का टीडीएस कटा हुआ था, तो 1 लाख लेनी है आपको पूरी ग्रोस, 90,000 मत ले लेना। अब इनकम टैक्स में अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ कैसे होगा? तो यहाँ एक तो टोटल इनकम का राउंड ऑफ करना है, मतलब ऐसा नहीं कि सैलरी की इनकम निकाली उसको राउंड ऑफ कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी की निकाली उसको राउंड ऑफ कर दिया, ऐसा नहीं। यहाँ देखो ये टोटल इनकम निकाली ना आपने, ये फाइनल जो इनकम आई टोटल इनकम, इसको राउंड ऑफ करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। और एक आपको राउंड ऑफ करना है टैक्स पेएबल को। टैक्स पेएबल में भी ऐसा नहीं कि नॉर्मल टैक्स निकाला उसको राउंड ऑफ किया, फिर सरचार्ज निकाला सरचार्ज को राउंड ऑफ किया, सेस निकाला सेस को राउंड ऑफ किया, ऐसा नहीं। जो फाइनल लाइबिलिटी आई आपकी टैक्स लाइबिलिटी, या तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी ये आएगा, मान लो आपका टीडीएस वगैरह कटा हुआ है तो ये नेट टैक्स आएगा। तो इस लास्ट फिगर को राउंड ऑफ करना है। और राउंड ऑफ कैसे करना है? नियरेस्ट ₹10। नियरेस्ट ₹10 में जैसे मान लो टोटल इनकम है 10,80,514, कितना हो जाएगा? 10,80,510। 10,85,15 होता तो 10,85,20, मतलब 1 to 4 है लास्ट फिगर, तो लोअर राउंड ऑफ हो जाएगा। 5 to 9 है तो अपर राउंड ऑफ हो जाएगा। सेम टैक्स भी ऐसे होगा, देख लो। अब एग्जाम में राउंड ऑफ करना है क्या? राउंड ऑफ के कोई मार्क्स नहीं होते, नहीं करोगे तो भी चलेगा, करो तो ठीक करना, नहीं करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई मार्क्स नहीं होते। बस गलत मत करना, उल्टा सुल्टा राउंड ऑफ मत करना। अब आ जाते हैं अपन टैक्स रेट्स। तो सबसे पहले अपन देखेंगे फाइनेंस एक्ट शेड्यूल 1 में जो जनरल टैक्स रेट दे रखी है वो अपन देखने वाले हैं। जनरल टैक्स रेट में सबसे पहले इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन लोगों को कवर करेंगे। तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन लोगों पे लगता है स्लैब। इनका स्लैब क्या है? इनकी अगर इनकम 2,50,000 तक आती है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2,50,000 तक को अपन क्या बोलते हैं? बेसिक एग्जीम्पशन लिमिट। 2,50,000 तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता, इसे बोलते हैं बेसिक एग्जीम्पशन लिमिट। 2,50,000 से 5 लाख वाली इनकम पे लगेगा 5%, 5 लाख से 10 लाख वाली इनकम पे लगेगा 20%, और 10 लाख से ऊपर जितना भी है उस पर 30%। अब इसमें आगे दे रखा है कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है। कौन है? रेजिडेंट इंडिविजुअल, इंडिया का इंडिविजुअल, इंडिया के बाहर का नहीं, इंडिया का। और कौन सा सेस? खाली इंडिविजुअल की बात हो रही है, एचयूएफ वगैरह की बात नहीं हो रही, खाली इंडिविजुअल की, जिसकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा, लेकिन 80 ईयर्स से कम है।
या तो प्रीवियस ईयर के अंदर या असेसमेंट ईयर के पहले दिन, या असेसमेंट ईयर के पहले दिन कोई भी बंदा अगर 60 साल या उससे ज़्यादा का हो जाता है, या मान लो प्रीवियस ईयर के अंदर, तो उसे बोलेंगे अपन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। अब रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए स्लैब थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसको मिलेगी बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट 3 लाख की। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20% और अब 10 लाख 30%। इसके बाद कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 80 ईयर से उससे ज़्यादा है, तो उसके केस में स्लैब और चेंज हो जाएगा। उसके लिए बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट कितनी हो जाएगी? 5 लाख। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और अबाउट 10 लाख 30%। फिर अपन ने देखा 87A की एक रिबेट और मिलती है, किसको मिलती है? खाली रेजिडेंट इंडिविजुअल को, खाली इंडिविजुअल को मिलती है। इंडिविजुअल भी कौन सा? रेजिडेंट, इंडिया का इंडिविजुअल, इंडिया के बाहर की को नहीं मिलती, इंडिया के इंडिविजुअल। HUF AOP इनको नहीं मिलती, खाली इंडिविजुअल को, वो भी कौन सा? रेजिडेंट। अगर उस बंदे की इनकम कितनी आ रही है? 5 लाख तक आ रही है तो एक रिबेट मिलेगी। 5 लाख तक टोटल इनकम आ रही है तो कितनी? 12,500 और टैक्स अमाउंट विच। और इसी रिबेट के कारण अगर किसी भी बंदे की इनकम 5 लाख तक आती है, इनकम टैक्स में पूरी की पूरी क्या हो जाती है? टैक्स बनता ही नहीं है, फुल एग्जेम्प्ट हो जाती है, टैक्स बनता ही नहीं किस रिबेट के कारण। अब इसे बता रखा है ये रिबेट सभी इनकम से मिल जाती है, कोई भी इनकम हो, चाहे जनरल इनकम हो चाहे स्पेशल, सभी से मिल जाती है, बस एक इनकम से नहीं मिलती। एक कैपिटल गेन आता है LTCG, कौन सा? 112A सेक्शन में आएगा। 112A सेक्शन में कुछ शेयर मार्केट वाले एसेट बता रखे हैं, स्टॉक मार्केट वाले एसेट बता रखे हैं, स्टॉक मार्केट वाले, तो उन पे अगर LTCG होता है तो उस पर रिबेट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? देखो जो 112A वाला LTCG होता है ना, वहाँ उसी सेक्शन के अंदर एक 1.25 लाख का एग्जेम्पशन अलग से दे रखा है, इस कारण ये रिबेट हटा दी। बाकी ये रिबेट सभी से मिल जाती है, कचरा रिबेट है, वैसे कुछ काम की नहीं है। आगे बता रखा है अपन एक 115 BAC में कंसेशनल वाला स्लैब पढ़ेंगे, कंसेशनल टैक्स रेट वाला, उसमें भी ये रिबेट मिलती है। कैसे मिलती है वो वहाँ की वहाँ पढ़ेंगे अपन, जब अपन 115 BAC पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तब की तब देख लेंगे। और ये रिबेट अपन को कैसे निकालनी है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड करने से पहले पहले निकालनी है। सेस अपन कब ऐड करते हैं? लास्ट में, सारा काम करने के बाद। टैक्स निकाल लिया, रिबेट वगैरह देनी है, रिबेट वगैरह दे दो, सरचार्ज लगता है तो सरचार्ज भी लगा दो, फिर सेस लास्ट में सेस लगता है। ये रिबेट कब तक मिलती है? अगर 5 लाख तक की इनकम है। 5 लाख से अगर इनकम 10 रुपये भी ज़्यादा चली गई, मान लो 5 लाख 10 रुपीज़ इनकम है, तो रिबेट नहीं मिलेगी, फिर आपका टैक्स बन जाएगा, फिर आपका टैक्स यहाँ बन जाएगा। आगे बता रखा है फर्म और लोकल अथॉरिटी के केस में लगती है फ्लैट रेट 30% की, 30% की रेट लगती है। मान लो 1 लाख की इनकम है, 30% की रेट फ्लैट रेट लग जाएगी। कंपनी के केस में टैक्स रेट क्या होंगी? तो 2 तरह की कंपनी बता रखी है, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी मतलब या तो कोई इंडियन कंपनी या कोई ऐसी कंपनी जो डिविडेंड का पेमेंट अपनी इंडिया वाली इनकम से करती है, उसे भी डोमेस्टिक कंपनी मान लेते हैं। अब इंडियन कंपनी क्या है? जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है और जो कंपनी सेक्ट के अंदर, इंडियन कंपनी सेक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, वो हो जाती है इंडियन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब डोमेस्टिक कंपनी के अलावा जो भी कंपनी बच गई वो सब बन गई फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी में टैक्स रेट क्या है? 35%। क्या रेट? अब 35, पहले 40 हुआ करती थी, अब कितनी है? 35। अब डोमेस्टिक कंपनी में 2 केस हैं। डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर 2 साल पुराना देखेंगे अपन, करंट ईयर अपना 24-25 है प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर 22-23 का देखेंगे, 2 साल पुराना। तो 22-23 का अगर डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर कितना है? अप टू ₹400 करोड़ दे रखा है, अप टू ₹400 करोड़ दे रखा है तो 25%। लेकिन अगर 2 साल पुराना टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा है तो क्या रेट लग जाएगी? 30%। करंट ईयर का नहीं देखेंगे, करंट ईयर का चाहे 1000 करोड़ हो चाहे 10,000 करोड़ हो, उससे मतलब नहीं है, 2 साल पुराना देखेंगे 22-23 का। 400 करोड़ तक है तो 25 और 400 करोड़ से ज़्यादा है तो 30। मान लो टर्नओवर नहीं दे रखा तो क्या लगाओगे? टर्नओवर नहीं दे रखा तो आपको लगानी है 25। मान लो पहले कंपनी थी ही नहीं, कंपनी तो आज बनी है, नहीं इस साल बनी है कंपनी या लास्ट ईयर बनी है, 2 साल पुराना टर्नओवर है ही नहीं, तो भी क्या लगानी है आपको? 25 लगानी। इसके रिगार्डिंग लॉ में कुछ नहीं बता रखा, लेकिन इंस्टीट्यूट क्या फॉलो करता है? 25 फॉलो करता है, तो अपन को भी क्या फॉलो करनी है? 25% लगानी है। आगे कोऑपरेटिव सोसाइटी पे लगता है स्लैब, कचरा स्लैब बता रखा है। टोटल इनकम 10,000 तक है, 10% की टैक्स रेट, 10,000 से 20,000 पे 20% और अबाउट 20,000 30%। एक तरीके से क्या रेट हो गई? 30% ही हो गई, 20,000 तक छोटा छोटा लगा दिया कचरा स्लैब, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की टैक्स रेट हो गई। अब आगे फाइनेंस एक्ट में बता रखा है सरचार्ज के बारे में। सरचार्ज टैक्स के ऊपर लगता है, एक और टैक्स अमीर लोगों पे लगता है बेसिकली ये। तो सरचार्ज की रेट क्या बता रखी है? सबसे पहले इंडिविजुअल, HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन लोगों पे सरचार्ज क्या लगेगा? अगर इनकी टोटल इनकम 50 लाख तक आ रखी है कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से ज़्यादा अप टू 1 करोड़ आती है तो 10%, 1 करोड़ से ज़्यादा अप टू 2 करोड़ आती है तो 15%, 2 करोड़ से ज़्यादा आती है अप टू 5 करोड़ आती है तो 25% और अबव 5 करोड़ आती है तो 37%। नील 10, 15, 25, 37। और ये किसका होता है? टैक्स का होता है। इनकम का मत लगा देना कि 60 लाख की इनकम है तो चलो 10% 60 लाख का कर दिया। 60 लाख पे पहले टैक्स निकालो और जो टैक्स की फिगर आया उसका परसेंटेज करना है आपको। और जो ये सरचार्ज की रेट है यहाँ पे स्लैब नहीं है। मान लो 6 करोड़ की इनकम है तो 6 करोड़ की इनकम है किसी इंडिविजुअल की, तो उस इनकम पे जितना भी टैक्स बना उस पर क्या रेट लगेगा? सीधा फ्लैट रेट 37 लगेगा। ऐसा नहीं कि स्लैब लगाओ कि 50 लाख तक नील ऐसे ऐसे करके लगाओ, ऐसा नहीं लगाना, ये फ्लैट रेट है। अब आगे इसमें बता रखा है सरचार्ज की जो हाई रेट है ना 25 वाली और 37 वाली, ये 2 रेट 4 इनकम पे नहीं लगेंगी। कौन कौन सी?
एक तो STCG 111A वाला, एक LTCG 112 वाला, मतलब शॉर्ट टर्म गेन जो 111A में कवर्ड है। 111A में कौन सा शॉर्ट टर्म गेन कवर्ड है? कैपिटल गेन होता है अगर आपको स्टॉक मार्केट के एसेट्स पे, 3 एसेट है उसमें, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और लिस्टेड यूनिट ऑफ इन्वेस्टर्स, ये स्टॉक मार्केट के एसेट बोलते हैं इनको। उन पे अगर आपको STCG होता है तो वहाँ 111A वाली स्पेशल रेट लगती है, तो वहाँ ये सरचार्ज इतना हाई लगा नहीं सकते, मना कर रखा है। ऐसे ही आपको LTCG होता है, LTCG एक तो 112A में बता रखा है, 112A में तो वही 3 एसेट स्टॉक मार्केट वाली एसेट, और एक 112 में बता रखा है, बाकी एसेट का 112 में बता रखा है LTCG, और एक डिविडेंड की इनकम। इन इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज आप कितना लगा सकते हो? 15% लगा सकते हो। ये हाई वाला सरचार्ज नहीं लगा सकते, 25 और 37 नहीं लगेगा, मैक्सिमम कितना लगेगा? 15% लगेगा। कैसे कैसे लगेगा एक बार अपन एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे मान लो एक बंदा है रोहित, केस 1 में इसकी कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम, जो कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम थी ना, जिसपे मैक्सिमम कितना लग सकता है 15%, वो दे रखी 15 लाख की, अदर इनकम 30 लाख की, तो टोटल इनकम इसकी आ गई 45 लाख। बताओ सरचार्ज लगाओगे? लगेगा ही नहीं, 50 लाख तक तो लगता ही नहीं है, बात ही खत्म। दूसरा केस 50 लाख की कैपिटल गेन, अदर इनकम 40 लाख, 90 लाख की टोटल इनकम आ गई, 50 लाख से ज़्यादा लेकिन अप टू 1 करोड़ है, तो रेट क्या लगेगी? 10%। 10% में तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा केस 80 लाख की कैपिटल गेन वाली इनकम, डिविडेंड वाली इनकम, 90 लाख वाली अदर इनकम, टोटल इनकम होगी 1 करोड़ 70 लाख। 1 करोड़ से ज़्यादा अप टू 2 करोड़, क्या रेट लगेगी? 15%। 15% में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो कब है? जब 25 और 37 वाला रेट आएगा तब दिक्कत है। अब आओ फोर्थ केस में। फोर्थ केस कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम है 2.20 CR, अदर इनकम 40 लाख, तो टोटल इनकम होगी 2.60 CR। 2 करोड़ से ज़्यादा अप टू 5 करोड़, क्या रेट लगनी चाहिए? 25। अपन ने देखा ऊपर प्रोविजन, लेकिन इन्होंने बोला कि कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम पे तो आप मैक्सिमम कितना लगा सकते हो? 15। तो कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम पे तो लगा दिया अपन ने मैक्सिमम 15 लगा दिया ना, 25 तो लगा ही नहीं सकते, 15 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट वालों ने आपके ऊपर एक छोटा सा रहम कर दिया। रहम क्या कर दिया? उन्होंने बोला अगर आपकी ये टोटल इनकम जो जा रही है, अपन सरचार्ज टोटल इनकम को देख के लगाते हैं, टोटल इनकम तो 2 करोड़ से ऊपर जा रही है तो 25 लगना चाहिए, लेकिन कैपिटल गेन पे तो 15 लगेगा, कैपिटल गेन डिविडेंड वाली इनकम पे तो उस पर 15, तो अदर पे तो 25 लगना चाहिए ना। अब तो टोटल इनकम देखते हैं, ठीक है। पर इन्होंने रहम किया। रहम क्या किया कि अगर आपकी ये टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा जा रही है, और इसका जाने का कारण क्या है? ये कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम के कारण जा रही है। मान लो कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम नहीं होती तो बताओ ये 2 करोड़ से ऊपर जाती क्या? ये 2 करोड़ के अंदर ही रहती ना, 2 करोड़ के अंदर ही रहती, फिर तो ये 40 लाख ही रहती, 2 करोड़ के अंदर ही रहती। तो बोला अगर ऐसा केस है कि आपकी जो टोटल इनकम 2 करोड़ को क्रॉस कर रही है, कैपिटल गेन और डिविडेंड के कारण कर रही है, तो आप ऐसा करो अदर इनकम पे भी कितना लगा दो? 25 लगेगा वैसे तो, लेकिन आपके ऊपर रहम कर दिया। उन्होंने बोला जो एक ब्रैकेट कम है, मतलब एक रेट नीचे, 25 से नीचे कौन सा? 15 लगा दो। आप बोलोगे तो 40 लाख ही है, 40 लाख है तो इस पर तो चलो अपन नील कर देते हैं, 50 लाख तक नील लगता है। वो अपन क्या देखते हैं? टोटल इनकम देखते हैं अपन अदर इनकम नहीं देखते। अपन क्या देखते हैं सरचार्ज लगाते वक्त? टोटल इनकम। ऐसे नहीं कि अदर इनकम देख लेते, टोटल इनकम देखते हैं। 5 हेड की इनकम की, क्लबिंग किया, सेट ऑफ किया, GTI माइनस डिडक्शन, क्या आया? टोटल इनकम। वो टोटल इनकम देखते हैं अपन। तो ऐसा नहीं कि नील कर दोगे, नील नहीं करना, बस इतना ही छूट दिया है। इतनी बड़ी छूट भी नहीं दिया आपको कि चलो नील कर दिया। तो 25 लगना चाहिए वैसे, लेकिन 15 कर दिया। अब केस 5 देखो। मान लो केस 4 ही उल्टा कर देता हूँ मैं एक बार। मान लो ऐसा होता, कैपिटल गेन डिविडेंड इनकम 40 लाख होती और अदर इनकम होती 2.20 CR, टोटल आ जाता 2.60 CR। अब बताओ कैपिटल गेन डिविडेंड पे तो 15 लगेगा, क्योंकि इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा रही है, अप टू 5 करोड़ है टोटल इनकम, तो 25 की रेट हुई। लेकिन कैपिटल गेन डिविडेंड पे तो आप क्या बोलते हैं, 25 लगा ही नहीं सकते, 15 लगा दिया। अदर इनकम पे कितना लगाओगे? अब यहाँ अदर इनकम पे 25 लगेगा। 25 क्यों लगेगा? अगर मान लो कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम होती भी नहीं, 40 लाख होता भी नहीं, तो भी ये अपने आप में 2 करोड़ से ऊपर चली जाती। 25 लगना चाहिए, 25 लगना चाहिए इसका। तो अगला है पॉइंट नंबर 5, इसी तरह का पॉइंट है। कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम तो मान लो 1 करोड़ है, अदर इनकम 2.5 करोड़ है, तो टोटल इनकम हो गई 3.5 करोड़। 2 करोड़ से ज़्यादा हो गई, 25 लगना चाहिए। लेकिन कैपिटल गेन डिविडेंड पे तो मैक्सिमम कितना लगाओगे? 15। अदर इनकम पे कितना लगा दोगे? 25। क्यों? यहाँ रहम वाला बेनिफिट क्यों नहीं मिलेगा आपको? क्योंकि देखो कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम नहीं भी होती तो अदर इनकम खुद ही 2 करोड़ से ज़्यादा थी, तो रहम क्यों करेगा डिपार्टमेंट वाले? रहम क्यों करेंगे? तो यहाँ 25 लगाओ। उन्होंने बोला रहम तब करेंगे अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा जा रही है। क्यों? कैपिटल गेन डिविडेंड के कारण जा रही है। तो अगला केस देख लो 6, 3 करोड़ कैपिटल गेन डिविडेंड, 4 करोड़ अदर इनकम, टोटल इनकम हो गई 7 करोड़। कैपिटल गेन डिविडेंड में तो 15 लगेगा, बात ही खत्म। 37 लग ही नहीं सकता, वैसे तो 37 लगना चाहिए था, 5 करोड़ से ऊपर है, लेकिन 15 लगेगा। अब अदर इनकम पे 37 लगा दो, नहीं, यहाँ भी रहम कर दिया। इन्होंने बोला अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा जा रही है, क्यों जा रही है? कैपिटल गेन डिविडेंड के कारण,
तो आप ऐसा करो, अदर इनकम पे 37 की जगह 25 लगा दो। कितना लगा दो? 25। एक रेट कम लगा दो। ऐसा नहीं कि 15 लगा दो, 15 नहीं, 37 की जगह 25 लगा दो। ऐसा भी नहीं कि नील कर दो, नहीं, 25 लगा दो। तो यहाँ मान लो कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम नहीं होती तो अदर इनकम 4 करोड़ है, तो इन्होंने बोला उस पर 25 लगा दो, 25 आप लगा दो। केस 7, कैपिटल गेन डिविडेंड 3 करोड़, अदर इनकम 6 करोड़, 9 करोड़। कैपिटल गेन डिविडेंड 15 लगेगा, अदर इनकम पे कितना लगाओगे? अदर इनकम खुद ही 5 करोड़ से ज़्यादा जा रही है, बात ही खत्म है। इस पर रहम वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, रहम वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ कितनी रेट लगेगी? 37%। तो इसका जो क्रक्स था वो क्रक्स भी मैंने लिखवाया था इस सेकंड नोट में कि ये कैसे लगाते हैं अपन। बाकी इतने काम का आपका है नहीं। क्यों काम का नहीं है? आपके क्वेश्चन आते हैं कंपनी के, ये इंडिविजुअल वगैरह के क्वेश्चन एक आता है डबल टैक्स रिलीफ वाला, उसमें भी ऐसे कोई सरचार्ज वगैरह का पॉइंट आता नहीं है, बात ही खत्म है। तो काम का है नहीं, काम का होता कंपनी का। कंपनी का होता है ऐसा कोई केस तो काम का होता। अगला है फर्म लोकल अथॉरिटी पे सरचार्ज का लगेगा। टोटल इनकम 1 करोड़ तक है, कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 12% ऑफ टैक्स, ये रेट है लोकल अथॉरिटी और फर्म की। फर्म में आ जाती है यहाँ पे एलएलपी भी फर्म का ही पार्ट मानी जाती है। आगे कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या होगा? तो देखो, डोमेस्टिक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक लाइन पे खड़ा कर दिया इन्होंने। इनके लिए बोला इन्होंने डोमेस्टिक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी पे सरचार्ज क्या लगेगा? टोटल इनकम 1 करोड़ तक है, कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 7% ऑफ टैक्स, और 10 करोड़ से भी ज़्यादा है तो 12% ऑफ टैक्स। फॉरेन कंपनी के लिए टोटल इनकम 1 करोड़ तक है, कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 2% ऑफ टैक्स, और अबाउट 10 करोड़ है तो 5% ऑफ टैक्स। फॉरेन कंपनी में देखो टैक्स की रेट ज़्यादा है तो सरचार्ज की रेट थोड़ी कम कर दी, बस ये कर दिया। अब लास्ट में लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। टैक्स और सरचार्ज का जो भी टोटल आएगा उसका लगेगा 4%, लास्ट में लगेगा, और सभी केस में ये लगेगा। अब एक कंसेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ का। ये कब मिलता है? जब आपका टैक्स इनकम को क्रॉस कर जाता है सरचार्ज के कारण। कब मिलता है? इसका मतलब ये कब मिलता है? जब आपकी इनकम जहाँ सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है उस इनकम से थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, या तो यहाँ जहाँ सरचार्ज की रेट चेंज होती है उस इनकम से थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे इंडिविजुअल के केस में सरचार्ज लगना कब स्टार्ट होता है? 50 लाख पे, और रेट कब चेंज होती है? एक तो 1 करोड़ पे, 2 करोड़ पे, और एक 5 करोड़ पे। इन इनकम से आपकी इनकम थोड़ी बहुत ज़्यादा हुई, मान लो आप इंडिविजुअल हो तो आपको मिलेगी मार्जिनल रिलीफ। दूसरा केस, कंपनी के केस में सरचार्ज लगना कब स्टार्ट होता है? 1 करोड़ पे, और रेट चेंज कब होती है? देखो अभी भी पढ़ा था अपने 10 करोड़ पे। तो आपकी इनकम, कंपनी हो मान लो आप, 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा इनकम है आपकी, या 10 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा इनकम है, तो उस केस में मिलती है मार्जिनल रिलीफ। आप लोग थोड़ी ज़्यादा मतलब कितनी ज़्यादा होनी चाहिए? इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये लगभग 2 लाख, 2,10,000, 2,20,000 की अप्रोक्स होती है। याद नहीं करना आपको याद क्यों नहीं करना? क्योंकि क्वेश्चन कभी आया मान लो मार्जिनल रिलीफ का, तो एमसीक्यू वगैरह में आया मान लो, वैसे तो आएगा नहीं, एमसीक्यू वगैरह में आया तो क्वेश्चन में साफ लिख के देगा कैलकुलेट मार्जिनल रिलीफ, तो वो इनकम भी आपको ऐसे ही देगा, थोड़ी बहुत ज़्यादा वाली। तो जैसे मान लो कंपनी की इनकम है 1 करोड़ 1 लाख, 10 करोड़ 1 लाख, इंडिविजुअल की इनकम में 51 लाख दे दी, 50 लाख 50,000 दे दी, 1 करोड़ 50,000 दे दी, 2 करोड़ 2 लाख दे दी, 5 करोड़ 2 लाख दे दी, 5 करोड़ 1 लाख दे दी, ऐसी इनकम देगा। अब ये मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलती है तो आपको समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल ही ले लेते हैं अपन, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, टोटल इनकम इसकी बताई 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 1 लाख बताई। अब देखो 1 करोड़ 1 लाख की इनकम है इसकी, आप टैक्स निकालोगे। सबसे पहले क्या करो, आप इस 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकाल लो। सबसे पहले देखो इसकी स्टेप भी दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या बोलता है, जो भी आपको क्वेश्चन में इनकम दे रखी है उस पर टैक्स निकाल लो। एक बार आप सेस को भूल जाना, सेस तो लास्ट में लगेगा जब आप सब कुछ कर लोगे। सब कुछ मतलब नॉर्मल टैक्स निकाल दिया, रिबेट वगैरह देनी है, रिलीफ वगैरह देनी वो दे दी, सरचार्ज वगैरह ऐड करना वो कर दिया, और लास्ट में फिर सेस लगता है। तो सेस को भूल जाओ, और आपको जो भी क्वेश्चन में ओरिजिनल इनकम दे रखी है उस पर टैक्स निकाल लो। तो मान लो एबीसी लिमिटेड की इनकम दे रखी है 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकाल लो। 1 करोड़ 1 लाख पे लगा दी 30% रेट क्यों लगाई? क्योंकि टर्नओवर आपको 400 करोड़ से ज़्यादा दे रखा था, 30% लगा दी। या तो 25 लगती है, 30 लगती कंपनी के, 30 लगा दी, ठीक है। सरचार्ज लगेगा कि हाँ सरचार्ज लगेगा, क्यों लगेगा? इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, कंपनी के केस में लग जाएगा सरचार्ज, 7% लग जाएगा। डोमेस्टिक कंपनी 7 और 12 रेट होती है ना सरचार्ज की, सरचार्ज लगा दिया, सेस को भूल जाना। ये आया इसका टैक्स प्लस सरचार्ज, ठीक है। मान लो इस कंपनी की इनकम 1 करोड़ होती तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको? टैक्स निकालना है उसकी आसपास की इनकम पे। आसपास मतलब इंडिविजुअल के केस में या तो टैक्स निकलेगा 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ पे। कैसे निकलेगा? क्योंकि क्वेश्चन में आपको इनकम क्या देगा? 51 लाख, 50 लाख 50,000, 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 2 लाख, 1 करोड़ 50,000, ऐसी इनकम देगा। तो उसके आसपास की इनकम क्या होगी? ये होगी। यहाँ सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है, सरचार्ज की रेट चेंज होती है, उस इनकम पे टैक्स निकालो। फर्म के केस में तो सरचार्ज 1 करोड़ पे लगना स्टार्ट होता है, तो आपको क्वेश्चन में इनकम दे देगा 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 50,000। तो स्टेप 1 में तो आपको ओरिजिनल इनकम जो दे रखी है क्वेश्चन में उस पर टैक्स निकाल लो। स्टेप 2 में आसपास की इनकम में निकाल लो। ऐसे ही कंपनी के केस में 1 करोड़ या 10 करोड़ पे टैक्स निकाल लो स्टेप 2 में, आसपास की इनकम पे, ये भी बिना सेस के निकालना है।
तो इस क्वेश्चन में 1 करोड़ 1 लाख ओरिजिनल इनकम थी, तो 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकाल लिया स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या करना है आपको, इनकम आसपास वाली मान के आसपास वाली इनकम पे टैक्स निकालो। तो 1 करोड़ मानो इनकम, 1 करोड़ पे टैक्स निकाल लो। 1 करोड़ 1 लाख दे रखा है तो 1 करोड़ पे निकालोगे, क्योंकि आसपास तो वही है। ऐसा मत करना 10 करोड़ पे निकाल लो, 1 करोड़ पे निकालोगे। 1 करोड़ पे वही 30% रेट लगा दी, खर्चा लगेगा क्या, खर्चा लगेगा ही नहीं, खर्चा लगाया नहीं। 1 करोड़ तक तो लगता ही नहीं कंपनी के केस में, ये टैक्स आ गया। अब देखो इसमें आपने 1 लाख रुपए ज़्यादा इनकम कमाई और गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स कितना बन गया आपका, देखो 1 लाख कम कमाते तो 30 लाख टैक्स बनता, और 1 लाख रुपए ज़्यादा कमाने से आपका टैक्स बन गया 32,42,100 का। 1 लाख रुपए कमाने के ज़्यादा कमाने के चक्कर में आपको गवर्नमेंट को देने पड़ गए 2,42,100 एक्स्ट्रा रुपीज। तो आपका टैक्स इनकम को क्रॉस कर गया सरचार्ज के कारण। इस कारण क्या मिलेगी आपको, मार्जिनल रिलीफ। इस कारण मिलती है, तो मैंने आपको बताया समझाने का कि क्यों मिलती है। 1 लाख रुपए ज़्यादा कमाने के चक्कर में गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा हो गया आपका टैक्स एज पर प्रोविजन, 2,42,100 ज़्यादा हो गया। तो आप तो दुखी हो जाओगे, आप बोलोगे मैं 1 लाख रुपए ज़्यादा क्यों कमाया। तो गवर्नमेंट बोली चिंता मत करो, हम आपको ऐसे केस में मार्जिनल रिलीफ देंगे। आप ऐसा करो, आप टैक्स टू बी पेड निकालो स्टेप 3 में। टैक्स टू बी पेड मतलब स्टेप 2 में आपने जो पैसा कमाया, स्टेप 2 में मान लो आपने जो आसपास की इनकम पे टैक्स निकाला था, आसपास की इनकम पे, उस पे जो टैक्स बनता है एक तो वो दे दो हमको, प्लस स्टेप 2 से स्टेप 1 में मतलब आपने एक्स्ट्रा इनकम कितनी कमाई वो देखो। आसपास की इनकम थी 1 करोड़, आपने एक्चुअल में इनकम कमाई 1 करोड़ 1 लाख, तो एक्स्ट्रा कितना कमाया उससे, 1 लाख कमाया ना। स्टेप 2 में जो टैक्स निकाला था उस इनकम से आपने एक्स्ट्रा कितना कमाया, वो एक्स्ट्रा इनकम पूरी की पूरी हमको दे दो। एक तो स्टेप 2 में जो आपने आसपास की इनकम पे टैक्स निकाला था वो दे दो, और एक एक्स्ट्रा इनकम दे दो। ये गवर्नमेंट आपसे मांग रही है। तो गवर्नमेंट आपसे कितनी मांग रही है, 31 लाख, जबकि आपका एक्चुअल में टैक्स कितना बनता था प्रोविजन के अकॉर्डिंग, 32, 42, 100। तो यही होती है इनका डिफरेंस, क्या होता है, मार्जिनल रिलीफ। मतलब स्टेप 1 माइनस स्टेप 3, ओरिजिनल टैक्स माइनस टैक्स टू बी पेड, ये आ जाएगी मार्जिनल रिलीफ। तो ओरिजिनल टैक्स तो आपका बनता था स्टेप 1 में 32, 42, 100 माइनस गवर्नमेंट कितना मांग रही है, 31 लाख। स्टेप 3 में टैक्स टू बी पेड गवर्नमेंट ये मांग रही है, तो 1,42,100 की क्या मिल गई आपको, मार्जिनल रिलीफ। अब आपको टैक्स कितना पे करना है, जो टैक्स टू बी पेड में जो फिगर आया था 31 लाख, ये 31 लाख आपको पे करना है। अब लास्ट के लास्ट में ये 31 लाख पे करना है, इसमें आप 4% सेस ऐड करके गवर्नमेंट को जमा करवा दो। जबकि आपका टैक्स कितना बनता था, देखो ये बनता था 32, 42, 100, इसमें जुड़ता सेस, पर आपको मिल गई इतने अमाउंट की क्या, मार्जिनल रिलीफ 142, 100। तो कैसे निकलती है मार्जिनल रिलीफ, आपको आज जो इनकम दे रखी है, मतलब 1 करोड़ 1 लाख 51 लाख जो भी इनकम दे रखी है उस पर टैक्स निकालो ओरिजिनल इनकम पे बिना सेस के, फिर उसके आसपास की इनकम पे टैक्स निकालो बिना सेस के, फिर स्टेप 3 में टैक्स टू बी पेड निकालो, मतलब स्टेप 2 में जो टैक्स आया वो प्लस जो आपने एक्स्ट्रा इनकम कमाई है वो गवर्नमेंट बोलती है हमको दे दो। मार्जिनल रिलीफ आ जाएगी स्टेप 1 माइनस स्टेप 3, यही आएगी मार्जिनल रिलीफ। ये आएगी मार्जिनल रिलीफ। मैंने 3-4 एग्जांपल लेके आपको अच्छे से करवाया था मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट। एक कंसेप्ट होता है एवरेज रेट ऑफ टैक्स का, कैसे निकलता है, आप अपना टोटल टैक्स निकाल लो, सरचार्ज भी जोड़ दो लगता है तो, और सेस तो लगाना है ही, और उसको आप अपनी टोटल इनकम से डिवाइड कर लो, इंटू 100 कर दो, ये आपकी आ जाती है एक एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ये कहाँ काम आती है, ये भी आगे काम आती है, यहाँ कुछ काम नहीं आती। जब अपन डबल टैक्स रिलीफ चैप्टर देखेंगे वहीं काम आएगी ये भी, वहाँ रिलीफ निकालने में काम आती है, वहाँ एवरेज रेट से अपन को रिलीफ निकालनी होती है। तो ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स होती है, अभी कुछ काम की है नहीं। एक होती है MMR, ये याद रख लेना MMR क्या होती है, ये होती है 42.744%। कैसे निकलती है, इंडिविजुअल पे हाईएस्ट स्लैब क्या कितने की लगती है, 30% की रेट वो ले लो। हाईएस्ट सरचार्ज इंडिविजुअल पे कितना लगता है, 37%, और सेस 4% लगता है ये, और इन सबको जोड़ के बन जाती है MMR 42.744%। 42.744%, ये भी याद रखनी है आपको, ये क्या काम आएगी, ये भी अपन को आगे वाले चैप्टर्स में काम आएगी। कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ कुछ कांड कर देते हो तो वहाँ MMR की रेट से क्या लगता है, फिर टैक्स लगता है। MMR की रेट से टैक्स लगता है, इंक्लूडिंग सरचार्ज इंक्लूडिंग सेस, इस रेट से क्या लगता है, फिर वो टैक्स लगता है। इसे बोलते हैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ये थी अपनी जनरल टैक्स रेट, जो कहाँ दे रखी थी, फाइनेंस एक्ट में दे रखी थी, फाइनेंस एक्ट के शेड्यूल 1 में। और जो सरचार्ज वगैरह देखा वो भी कहाँ दे रखा था, फाइनेंस एक्ट में ही दे रखा था। अब अपन देखने वाले हैं स्पेशल एंड कंसेशनल टैक्स रेट्स। अब देखने वाले हैं स्पेशल और कंसेशनल टैक्स रेट्स। एक होती है स्पेशल टैक्स रेट, जो क्या होती है, कंपलसरी होती है। स्पेशल टैक्स रेट क्या होती है, कंपलसरी, मैंने आपको बताया, जैसे लॉटरी पे 30% की रेट है, कंपलसरी होती है। स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट ही लगती है। अब स्पेशल टैक्स रेट्स
काफ़ी सारी होती हैं आपके कोर्स में, काफ़ी सारी, देखो ये इनकम टैक्स में काफ़ी सारी दे रखी हैं और ये चैप्टर वाइज दे रखी हैं। जो कैपिटल गेन से लिंक है, कैपिटल गेन की कोई इनकम है उससे लिंक है तो उसमें दे रखी है, अदर सोर्स की इनकम है तो अदर सोर्स में दे रखी है, ट्रस्ट की इनकम है तो ट्रस्ट में दे रखी है, चैप्टर वाइज दे रखी है। तो अपन भी इसको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने लगभग टोटल रेट्स यहाँ लिख दिए हैं जो स्पेशल रेट्स है ना, एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले देखो अपन कैपिटल गेन में पढ़ेंगे 111A, 112A और 112, 3 सेक्शन पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म गेन होता है, वहाँ स्पेशल रेट लगती है, कैपिटल गेन चैप्टर में बता रखा है। 111A में बता रखा है शेयर मार्केट वाले, स्टॉक मार्केट वाले जो असेट्स हैं, स्टॉक मार्केट वाले असेट हैं, उन पे STCG होता है तो उस पर 20% की रेट लगती है। पहले ये 15% हुआ करती थी। कब? 23 जुलाई 2024 से पहले, 23 जुलाई 24 से पहले, 23 जुलाई या उसके बाद अगर आपने सेल वगैरह किया है तो ये रेट हो जाती है 20%। आप लोगों को दोनों याद करनी है क्या? देखो क्वेश्चन आने के चांसेस तो न्यू रेट के होते हैं, पुरानी रेट वैसे काम की नहीं होती, प्रैक्टिकल में कोई पूछता नहीं है। वैसे आपका पूरा जो प्रीवियस ईयर है देखो वो क्या है, 24-25 है। प्रीवियस ईयर 24-25 मतलब 1 अप्रैल 24 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 25 तक चलेगा। तो 23 जुलाई से पहले भी आ सकती है ऐसे तो क्वेश्चन, तो हाँ आ सकते हैं, पर नेग्लिजिबल चांस होते हैं। 99.99% है कि न्यू रेट आपके काम की है। तो पुरानी याद रखना चाहो तो रखना, लेकिन फिर डेट भी याद रखना अच्छे से। खाली रेट याद करने से कुछ काम नहीं रहेगा, पुरानी याद रखो तो फिर डेट भी याद रखना। 23 जुलाई, आप बोले 23 जुलाई का क्या टंटा आया इस बार? देखो चुनाव वाला साल था ये, इस बार लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें 2 बार बजट आता है। एक बार तो 1 फरवरी को आता है, वो इंटरिम बजट होता है, और एक बार चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, उसके बाद बजट आता है, वो होता है फाइनल बजट। तो ये 23 जुलाई को आया था इस बार फाइनल बजट। अगर ये चुनाव वाला साल नहीं होता तो वो 1 फरवरी को जो बजट आता ना वही फाइनल होता। फिर ये 23 जुलाई का टंटा होता ही नहीं, फिर टंटा नहीं होता, फिर ये वही 1 अप्रैल से अप्लाई हो जाती, बात ही खत्म थी। पुरानी डेट कुछ काम की ही नहीं होती, मैं लिखता ही नहीं यहाँ पे, पर टंटा हो गया ये 23 जुलाई वाला। ठीक है, अब जो भी है मैंने आपको बता दिया। दूसरा LTCG बता रखा है 112A में, उन स्टॉक मार्केट वाले एसेट्स पे, 3 एसेट बता रखे हैं वहाँ पे स्टॉक मार्केट वाले जो लिस्टेड होने चाहिए। इसमें बता रखा है 1,25,000 तक है तो एग्जेम्प्ट हो जाता है वो LTCG। एक स्पेशल एग्जीबिशन दे रखी है सेक्शन के अंदर है कि 1,25,000 का अलग से आपको एग्जीबिशन मिल जाता है। मान लो 5 लाख का आपको LTCG हो रहा है 112A वाला, तो 3,75,000 टैक्सेबल होगा बस। 125 को तो एग्जीबिशन मिल जाएगा, एक्सेस वाला टैक्सेबल होता है। और किस रेट से? 12.5%। पहले 10 हुआ करती थी, कब? 23 जुलाई से पहले। 23 जुलाई या उसके बाद क्या रेट हो गई? 12.5%। पहले ये एग्जीबिशन भी क्या थी? पिछले साल ये एग्जीबिशन 1 लाख की थी। इस साल से ये तो स्टार्टिंग से कर दी पूरी 1 लाख। ऐसा नहीं कि ये भी बांट दिया कितने टाइम से पहले का, ये ऐसा नहीं किया, इसमें बांट नहीं सकते थे तो इन्होंने स्टार्टिंग से ही कर दिया इसको। आगे LTCG जो अदर असेट पे होता है, मान लो लैंड वगैरह पे, बिल्डिंग वगैरह पे, शेयर और अनलिस्टेड शेयर्स वगैरह पे, अदर असेट का LTCG 112 में जाता है। ये भी किस रेट से टैक्सेबल होगा? 12.5। हाँ, ये वहाँ पे ये एग्जेम्पशन नहीं मिलती, बस 12.5 की सीधी रेट लग जाती है। अब ये रेट भी पहले अलग होती थी, क्या होती थी पहले? 20% होती थी विथ इंडेक्स। इंडेक्स का बेनिफिट और मिलता था, अब इंडेक्स वगैरह भी हटा दिया और 20% की रेट कर दी। हालांकि एक केस में दिया इन्होंने ऑप्शन, लेकिन वो जब कैपिटल गेन आएगा तब डिस्कस करेंगे, अभी तो मैं खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ये रेट भी 23 जुलाई से पहले क्या होती थी? 20% विद इंडेक्स। तो 112 सेक्शन अदर एसेट पे LTCG को कवर करता है। ये सब अपन कैपिटल गेन में पढ़ाई करेंगे, कैपिटल गेन में देखेंगे। यहाँ तो खाली मैंने ओवरव्यू दिया है। 2 सेक्शन अपन PGBP में भी देखेंगे। अगर आपको पेटेंट से रॉयल्टी की इनकम होती है, ऐसा पेटेंट जो आपने इंडिया में बनाया है, तो 10% की रेट लगती है, 115 BBF सेक्शन आएगा। अगर आपको कार्बन क्रेडिट पे इनकम होती है, कार्बन क्रेडिट पे 115 BBG में 10% की रेट लगती है, PGBP में आएगा। ये दोनों सेक्शन PGBP में देखेंगे। इसके बाद काफ़ी सारे सेक्शन देखेंगे जो अदर सोर्स के सेक्शन है। अदर सोर्स में जो अपन सेक्शन देखेंगे, ये सारी इनकम कैसी है? गंदे टाइप की इनकम है। गंदे टाइप की मतलब खराब नेचर की इनकम है, लॉटरी की इनकम है, ऑनलाइन गेम की इनकम है। लॉटरी भी बेकार चीज़ होती है, ये ऑनलाइन गेम खेलना भी बेकार चीज़ होता है। इसके अलावा VDA की इनकम है। VDA क्या है? वर्चुअल डिजिटल असेट, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह। ये बिटकॉइन वगैरह भी क्या है? गंदी चीज़ें। ये लॉटरी, ऑनलाइन गेम, ये बिटकॉइन वगैरह सब क्या है? गंदी चीज़ें हैं। इनका चस्का लग गया तो आप बर्बाद हो जाओगे, इसमें। इसके अलावा इसमें एक और गंदी इनकम है, इंडियन ब्लैक मनी, इंडिया का काला धन। ये सारे इनकम आएंगे अदर सोर्स में। इंडिया के बाहर का काला धन, उसके लिए अलग से एक्ट ब्लैक मनी है। इंडिया का काला धन यहाँ कवर है इनकम टैक्स में। इंडिया के बाहर का काले धन के लिए ब्लैक मनी एक्ट लगता है, वो आपके कोर्स में है, वो अलग से। लेकिन इंडियन ब्लैक मनी है तो अब लॉटरी, ऑनलाइन गेम और ये क्रिप्टो करेंसी, इन सब पे तो 30% की स्पेशल रेट बता रखी है, और इंडिया के काले धन पे 60% की स्पेशल रेट बता रखी है।
इसके अलावा 2 इनकम बता रखी है जो चैरिटेबल ट्रस्ट वाले चैप्टर में आएंगी। एक चैरिटेबल ट्रस्ट को गुप्त दान मिलता है, गुप्त दान पे 30% रेट लग जाती है 115 बीबीसी में। एक चैरिटेबल ट्रस्ट कुछ कांड कर देता है तो उसकी डीम्ड इनकम पे 30% की रेट लग जाती है 115 बीबीआई में। ये चैरिटेबल ट्रस्ट में अपन पढ़ेंगे। ये सब तो थी ऐसी रेट्स जो रेजिडेंट पे भी लग जाती है, नॉन रेजिडेंट पे भी लग जाती है। अब एक चैप्टर आएगा अपना नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, इंटरनेशनल टैक्स वाले पार्ट में। वहाँ कुछ सेक्शन बता रखे हैं 115A, AB, AC, AD, BBA। ये स्पेशली नॉन रेजिडेंट के लिए। स्पेशली किसके लिए? कोई नॉन रेजिडेंट बंदा, जैसे मान लो रिक्की पोंटिंग है, ऑस्ट्रेलिया का है, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन है, उस पर लगेगा 115 BBA। तो ये स्पेशली कुछ सेक्शन बता रखे हैं किसके लिए बने हुए हैं? नॉन रेजिडेंट के लिए। ये रेजिडेंट के लिए नहीं है, खाली नॉन रेजिडेंट के है। ये सब कहाँ देखेंगे अपन? एनआर टैक्सेशन में। तो ये टोटल सेक्शन थे जिसपे स्पेशल रेट दे रखी है। ये सारी स्पेशल रेट है, इनके अलावा स्पेशल रेट कुछ नहीं है। हाँ, एक स्पेशल रेट हो रहा है, वो है MMR। वो कब लगती है? 2-3 केस में लगती है, वो है MMR। उसको भी स्पेशल बोल सकते हो, बोलना चाहो तो। जब AOP BOI कुछ कांड कर देती है तो MMR लगता है, और एक और केस में MMR लगता है। बिजनेस ट्रस्ट के केस में कुछ कांड हो जाता है तो MMR लगता है। वो सब पता चल जाएगा आपको आगे। बाकी ये तो सारी स्पेशल रेट मैंने लिख दी। तो जब आपका पूरा कोर्स हो जाएगा उसके बाद आप ये देखोगे ना, तो आपको तुरंत सब चीज़ें क्लिक हो जाएंगी। हाँ, यहाँ एक जगह समराइज हो गई। अब जो स्पेशल रेट यहाँ लिखी हुई है 20, 12.5, 30, 60 वगैरह वगैरह, ये फ्लैट रेट है। ये सीधी फ्लैट रेट है। मतलब इसमें आपको अलग से सरचार्ज भी लगाना पड़ेगा अगर सरचार्ज लगता है तो, और सेस तो लगाना ही है। ऐसा नहीं कि इसमें सरचार्ज सेस सब इंक्लूड है, अलग से लगाना ही पड़ेगा, वो तो लगेगा ही। एक बात तो ये। दूसरा, ये स्पेशल रेट के जितने भी सेक्शन है यहाँ कोई डिडक्शन नहीं मिलता। स्पेशल रेट वाले सेक्शन में कभी भी आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता। इसके अलावा एक चीज़ और है, स्पेशल रेट वाले जो सेक्शन होते हैं इनमें आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का जो बेनिफिट होता है ना, इंडिविजुअल वगैरह को मिलता है, वो भी नहीं मिलता। हालांकि कैपिटल गेन में फिर भी मिल जाता है इंडिविजुअल को, वो एक एक्सेप्शन कर रखा है, एक अपवाद है वो, बाकी नहीं मिलता। सब भूल जाओ आप, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी भूल जाओ, खर्चों का डिडक्शन सब भूल जाओ। खर्चों का डिडक्शन भी नहीं मिलता, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी नहीं मिलती। इसके अलावा जो चैप्टर 6 वाली डिडक्शन होती है ना, ATCC ATU, वो भी नहीं मिलती इन स्पेशल वाली इनकम से। कुछ नहीं मिलता इन स्पेशल वाली इनकम से, कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलते। फ्लैट रेट लगती है, सीधी फ्लैट रेट लगा देते हैं। जैसे मान लो एक बंदे को लॉटरी की इनकम हुई 2 लाख की, और कोई इनकम नहीं है। मान लो अमन है, अमन को 2 लाख की लॉटरी की इनकम हुई, आप बोलोगे इसको तो स्लैब लगाएंगे, 2.5 लाख तक नील कर देंगे। नहीं, 2 लाख पे सीधा 30% रेट लग जाएगी। फ्लैट रेट लगती है यहाँ पे, कोई स्लैब का बेनिफिट नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। ना स्लैब का बेनिफिट मिलेगा, ना खर्चों का बेनिफिट मिलेगा, ना खर्चों का डिडक्शन मिलेगा, ना ही क्या बोलते हैं चैप्टर 6 की डिडक्शन मिलेंगे इनकम से, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे एक रिबेट होती थी 87A वाली, वो देखो, वो रिबेट कचरा रिबेट, कुछ काम की नहीं है। काम की क्यों नहीं है? यहाँ आएगी नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात, वो कब मिलती है? 5 लाख तक की इनकम है तब मिलती है, 5 लाख से ज़्यादा पे वैसे ही नहीं मिलती। वो तो क्या होता है, 87A की जो रिबेट होती है ना, वैसे तो वो भी नहीं मिलनी चाहिए स्पेशल इनकम से, पर वहाँ क्या है, सेक्शन में गड़बड़ी है 87A में। आपको आगे जाके पता पड़ेगा, 115 BAC अपन पढ़ेंगे ना, वहाँ तो लिख रखा है कि ये 87A की रिबेट खाली जनरल इनकम से मिलती है, स्पेशल इनकम से मिलेगी नहीं। लेकिन जो फाइनेंस एक्ट वाले केस में जो रिबेट मिलती है 87A की, वहाँ लिख दिया स्पेशल इनकम से भी ले लो, बस इसको छोड़ दो, 112A को छोड़ दो। इसको क्यों छुड़वाया? 1.25 लाख के चक्कर में इसको छुड़वा दिया, और बाकियों से ले लो। वहाँ एक्सेप्शन नहीं दिया तो लोग ले लेते हैं वहाँ, बाकी वहाँ भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल इनकम है। जब स्पेशल इनकम से आपके खर्चों का रिडक्शन नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, फ्लैट रेट लगती है, तो ये रिबेट भी नहीं मिलनी चाहिए। तो इस रिबेट को इतना ही रखो याद कि नहीं मिलती आप तो, क्योंकि 115 BAC में तो साफ लिख दिया नहीं मिलती, अभी पता चलेगा आपको। तो इन सारे सेक्शन से कुछ नहीं मिलता, और वैसे भी ये रिबेट कुछ काम की है नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल की होती है, और इंडिविजुअल में भी रेजिडेंट इंडिविजुअल की होती है, और उसके ऊपर भी 5 लाख तक पे मिलती है 87A वाली, तो भूल जाओ उसको। एक चीज़ हो रही है, ये स्पेशल रेट की जितनी भी रेट दे रखी है ना, ये सभी के लिए सेम है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल के लिए ये रेट है, कंपनी के लिए अलग हो जाएंगे, नहीं, कंपनी के लिए भी ये रेट लगेंगी, इंडिविजुअल पे भी ये लगेगी, फर्म पे भी ये लगेंगी, HUF पे सब पे ये लगेंगी। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग हो जाएंगे। जनरल इनकम पे तो देखो अलग अलग रेट थी, कंपनी में 25-30 थी, फर्म पे 30 थी, इंडिविजुअल पे स्लैब था जनरल इनकम के लिए तो, लेकिन स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट जो है ये सबके लिए सेम है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी भेदभाव इनमें नहीं। अब स्पेशल टैक्स रेट तो अपन चैप्टर के साथ पढ़ते जाएंगे। अब दूसरी है कंसेशनल टैक्स रेट, इनको ऑप्शनल टैक्स रेट भी बोलते हैं, अल्टरनेटिव टैक्स रेट भी बोलते हैं, न्यू टैक्स रेट भी बोलते हैं, काफ़ी सारे नाम है इसके। अब ये कंपलसरी नहीं होती, ये ऑप्शन दिया गया है आपको, या तो फाइनेंस एक्ट वाली रेट फॉलो कर लो, या ये कंसेशनल रेट जो दे रखी है फॉलो कर लो। अब कंसेशनल रेट कहाँ बता रखी है? 115 BAA, BAB, BAC, BAD, BAE, इन 5 सेक्शन में बता रखी है, BAA, BAB, BAC, BAD, BAE। अब कंसेशन वाला ऑप्शन किसको दिया गया है? एक तो देखो डोमेस्टिक कंपनी को दिया गया है 2 सेक्शन में, तो
2 सेक्शन में कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया गया है, और एक सेक्शन जो स्लैब वाला है ना, स्लैब वाले लोग होते हैं इंडिविजुअल, HUF, AOP, BY, आर्टिफिशियल यूनिकल पर्सन, ये स्लैब वाले लोगों को दिया गया है। मतलब फर्म और लोकल अथॉरिटी के लिए कोई भी कंसेशनल रेट का ऑप्शन नहीं है, उनके लिए तो फाइनेंस एक्ट वाला ही ऑप्शन है जनरल इनकम के लिए। पर इन लोगों की जनरल इनकम आती है, क्या चाहें तो ये रेट लगा लें इन सेक्शन में जो बता रखी है, चाहे तो फाइनेंस एक्ट वाली लगा लें, दोनों ऑप्शन है। अब इन सेक्शन में क्या बता रखा है, रेट्स कम बता रखी है, मतलब टैक्स रेट में कंसेशन दे रखा है, टैक्स रेट कम है पर डिडक्शंस भी कम है। फाइनेंस एक्ट में टैक्स रेट ज़्यादा है पर डिडक्शन भी वहाँ ज़्यादा मिलते हैं। कैसे, अब पता चलेगा आपको। सबसे पहले अपन कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को कवर करते हैं। कंपनी के 2 सेक्शन है, BAA, BAB, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के BAD, BAE, AA, AB और AD, AE। बाद में देखेंगे अपन ये वाला, तो पहले ये 4 कवर कर लेते हैं, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो कंपनी में सबसे पहले 115BA डोमेस्टिक कंपनी में लगता है। कोई भी डोमेस्टिक कंपनी सेक्शन का फायदा ले सकती है, फॉरेन कंपनी को नहीं है। फॉरेन कंपनी के लिए कोई कंसेशनल रेट नहीं है, फॉरेन कंपनी में तो वो 35% दे रखी है, वही है, वो जनरल रेट है बस। स्पेशल इनकम में तो स्पेशल रेट लगेगी और जनरल इनकम में वो 35 लग जाएगी फॉरेन कंपनी के केस में। लेकिन डोमेस्टिक कंपनी के लिए कंसेशन रेट दे रखी है, क्या रेट दे रखी है, 22% की। कितनी दे रखी है, ओनली 22%। आप बोलोगे वहाँ तो 25 और 30 थी, मैंने बोला था ना यहाँ कंसेशन है पर यहाँ डिडक्शंस भी कम है। अगर आप ये फॉलो करना चाहते हो तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट और डिडक्शन त्यागने पड़ेंगे। अभी आएंगे, देखो काफ़ी सारे बेनिफिट डिडक्शन छोड़ने पड़ेंगे, ये आपको नहीं मिलेंगे। फाइनेंस सेक्टर वाला फॉलो करते तो मिल जाते, लेकिन ये फॉलो करोगे तो नहीं मिलेंगे। क्या क्या नहीं मिलेंगे अभी देखेंगे। अब यहाँ पे एक खेल हो रहा है, यहाँ जो सरचार्ज है ना अलग से दे रखा है। वहाँ फाइनेंस सेक्टर में सरचार्ज क्या देखा था अपनी कंपनी का, नील, 7 और 12, ये तो देखा था डोमेस्टिक कंपनी का, वो कुछ काम करनी उसको भूल जाओ। यहाँ सरचार्ज लगेगा कितना, 10, और एक कंपल्सरी सरचार्ज है। मतलब डोमेस्टिक कंपनी की 100 रुपीज़ की इनकम भी आ रही है तो भी लगेगा सरचार्ज, 100 करोड़ की आ रही है तो भी 10% लगेगा, फिक्स है 10% यहाँ पे। यहाँ फाइनेंस सेक्टर वाला जो काम का ही नहीं है, यहाँ अलग से सरचार्ज दी और सेस जोड़ दिया 4%, तो रेट बन गई 25.168% की अफेक्टिव रेट आ गई। फिर भी फायदेमंद है, टैक्स रेट तो कम ही है, वहाँ तो 30 थी, प्लस सरचार्ज प्लस सेस, या 25 प्लस सरचार्ज प्लस सेस ज़्यादा ही आती है, निकाल के देखना, यहाँ तो कम ही है। पर यहाँ कुछ बेनिफिट या डिडक्शन छोड़ने पड़ेंगे आपको, तो जनरल इनकम पे ये रेट लग जाएगी। अब इसमें एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, देखो कैसे होगा। मान लो एक डोमेस्टिक कंपनी है ABC, 115BA फॉलो कर रही है, मान लो उसकी PGBP की इनकम बता रखी है आपको, एक मान लो उसकी डिविडेंड की इनकम बता रखी है, एक उसकी लॉटरी की इनकम बता रखी है, एक मान लो LTCG बता रखा है 112 वाला, 4 इनकम है। तो PGBP की इनकम मान लो उसकी बता रखी है 10 लाख की, डिविडेंड 2 लाख, लॉटरी 5 लाख और LTCG भी 5 लाख। अब बताओ टैक्स रेट लगाएंगे, 115BAA फॉलो कर रही है, PGBP क्या एक जनरल इनकम है, आपने देखी थी कुछ स्पेशल रेट दे रखी थी कि यहाँ पे। आप बोलोगे कार्बन क्रेडिट, ये अलग चीज़ है, ये कार्बन क्रेडिट और ये वाली इनकम है ना पेटेंट वाली, ये PGBP में जा सकती है, अदर सोर्स में भी जा सकती है, वैसे जनरली अदर सोर्स में जाती है। तो PGBP की जनरल इनकम है, जनरल इनकम है। डिविडेंड की इनकम भी ऊपर देखो कहीं कवर नहीं थी, ठीक है, जनरल इनकम है, तो जनरल इनकम पे क्या लग जाएगी यहाँ पे 22% की लग जाएगी। 22% लगाएंगे ना, ये 115BAA फॉलो करिए, ठीक है। लॉटरी पे क्या लगाओगे बताओ, 22 लगाओगे? नहीं, लॉटरी तो एक स्पेशल इनकम है, स्पेशल रेट इनकम पे तो स्पेशल रेट ही लगेगी, चाहे आप 115BAA फॉलो करो चाहे फाइनेंस एक्ट फॉलो करो। मान लो कंपनी फाइनेंस एक्ट फॉलो कर रही होती तो PGBP और डिविडेंड इनकम पे लगा देते 25 या 30, ठीक है। लॉटरी पे तो 30 ही लगती है, जो लगती है। कहाँ लगती है लॉटरी पे, देखो ये 115BB में कितनी लगती है, 30 लगाओ। LTCG 112 वाला 12.5%, ये तो लगती है 12.5, ये भी तो स्पेशल इनकम है, स्पेशल रेट ही लगेगी इस पर। तो जो स्पेशल इनकम उन पे तो स्पेशल रेट ही लगानी है, जनरल रेट मत लगा देना, ठीक है। ये इनकम निकाल लोगे, इनकम को टैक्स रेट से इंटू किया, ये आपका क्या टैक्स का फिगर। अब टैक्स का फिगर आया, बताओ क्या करोगे, सरचार्ज जोड़ देना बिना कुछ सोचे समझे 10% का, दिमाग ही नहीं लगाना, जो भी टैक्स आया उस टैक्स का 10% कर देना। सरचार्ज टैक्स का लगता है, इनकम का नहीं लगता, टैक्स का लगता है, तो टैक्स का 10% जोड़ना है यहाँ पे। यहाँ एक फ़ायदा है यार, सरचार्ज के लिए सोचना ही नहीं पड़ता। अब आप बोलोगे ये सरचार्ज की 10% की रेट तो 115BAA में बता रखी है, तो जनरल इनकम पे लगनी चाहिए, ये स्पेशल इनकम के तो बता ही नहीं रखी। स्पेशल तो अपन फाइनेंस वाला लगा लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप 115BAA फॉलो करते हो तो जो भी इनकम आई है उस पर जो सरचार्ज लगेगा, जो भी टैक्स बना, सब पे कितना लगेगा, 10, सीधा 10 लगाना है आपको, सोचना कुछ भी नहीं है, सीधा 10% का, बात खत्म। सरचार्ज जोड़ दिया और लास्ट में जोड़ दो 4% का सेस, टैक्स और सरचार्ज के टोटल का 4% सेस जोड़ दो, तो ये फ़ायदा है यहाँ पे। यहाँ सरचार्ज और सेस लगाने में गलती आपकी नहीं होगी, सोचना ही नहीं पड़ेगा, जो भी टैक्स आया सीधा 10% जोड़ दो। अलग अलग मत करने लग जाना कि जनरल को अलग कर लो स्पेशल को अलग कर लो,
अलग तो कर लिया अपने ऊपर ही, सरचार्ज तो एक ही जुड़ेगा, सरचार्ज अलग अलग नहीं होगा, सरचार्ज के लिए अलग अलग करो, सरचार्ज के लिए अलग नहीं होगी। टैक्स रेट के लिए देखो अपने अलग कर ली ना, जनरल रेट इनकम पे तो देखो अपने लगा दी जनरल रेट 22%, 115BA में वही तो रेट है, या तो जनरल रेट लगाओ या कंसेशन रेट लगाओ, तो कंसेशन वाली फॉलो की तो कंसेशन लगा दी, और जो स्पेशल इनकम पे तो स्पेशल लगा दी। इस तरह से करना है। अगला सेक्शन 115BAB, 115BA ये भी डोमेस्टिक कंपनी को मिलता है, लेकिन डोमेस्टिक कंपनी कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, जिसका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन का बिजनेस है, जिसकी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, उसका मिलता है, और वो भी न्यू होनी चाहिए। न्यू का मतलब पता चल जाएगा, नहीं तो क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी, कोई कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है तो उसे मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानते, तो उसको अलग से यहाँ कवर कर दिया, उसको भी यहाँ कवर कर दिया, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग तो होता नहीं है, फिर भी कवर कर दिया उसको। तो ये कंपनी को कब मिलेगा, अगर ये कंपनी सेटअप कब हुई है, 1 अक्टूबर 19 है, उसके बाद न्यू कब मानी जाएंगी, ये सेटअप कब हुई है, कब बनी है, 1 अक्टूबर 19, ये डेट याद रखना, 1 अक्टूबर 2019 है, उसके बाद बनी है, और एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट करके नहीं बनी, मतलब बिल्कुल न्यू की बनी है। ऐसा नहीं कि आपने पहले से कोई बिजनेस कर रहे थे, आपने सोचा 115BA में तो काफ़ी टैक्स रेट काफ़ी कम है, अब पहले से आपका बिजनेस था, मान लो एक हीरो लिमिटेड कंपनी है, साइकिल बनाती है, पहले से साइकिल बनाती है, वो काफ़ी पुरानी कंपनी है, उसने सोचा कि 115BA में तो टैक्स रेट काफ़ी कम है, उसने नई कंपनी बनाई हीरोइन लिमिटेड, और अपना बिजनेस पूरा ट्रांसफर कर दिया उसमें, तो नहीं मिलेगा। आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट किया, आपको बिल्कुल न्यू स्टार्ट करना है। मान लो हीरो लिमिटेड खाली साइकिल बनाती है, उसने हीरोइन लिमिटेड बना दी नई कंपनी, और हीरोइन लिमिटेड अब कार बनाना स्टार्ट कर रही है, मिल जाएगा। नया काम स्टार्ट करना आपको, न्यू मैन्युफैक्चरिंग का काम। ऐसा नहीं कि आपका खुद का बिजनेस चल रहा है उसी को स्प्लिट करके नया बिजनेस बना दिया, मतलब एक नई कंपनी बना दी और उसमें नया अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल न्यू होना चाहिए। और 115BA में टैक्स की रेट और भी कम है, ओनली 15% है, 15%, खाली 15% है, लेकिन यहाँ भी सरचार्ज कंपल्सरी लगेगा वही 10% का, और सेस लगेगा 4% का, रेट आ जाएगी 17.16% की। तो 115BA में रेट और भी कम है। अब 115BAD है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, कोऑपरेटिव कौन सी भी, रेजिडेंट, खाली रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट वालों के लिए नहीं है। ये 115BAD किसका कॉपी है, 115BA का कॉपी है, वही 22% वाली रेट है यहाँ, और वही 10% का सरचार्ज और 4% का सेस। और 115BAE, ये 115BAB का कॉपी है, ये किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कब सेटअप हुई है, यहाँ सेटअप की डेट अलग है बस, 1 अप्रैल 2023 है, उसके बाद सेटअप हुई है, और वही एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट करके नहीं बनी, उसके लिए 115BAE बना दिया, वही 15% की रेट। गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी को बराबर करना चाह रही है। याद करो फाइनेंस एक्ट में भी तो किया था, सरचार्ज दोनों का सेम कर दिया, सरचार्ज दोनों का सेम कर दिया ना फाइनेंस एक्ट में, और टैक्स रेट जरूर अलग है फाइनेंस एक्ट में, कंपनी पे तो लगती है 25-30, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे भी वैसे मानना चाहो तो आप 30 लगती है देखा जाए तो, और फर्जी स्लैब बना रखा है, फर्जी स्लैब में 20,000 से ऊपर जाते ही 30 बन जाती है, 30 एक तरीके से। अब 115BAD टैक्स रेट कम है, तो आपको बेनिफिट भी कम मिलेंगे, डिडक्शन भी कम मिलेंगे, तो आप अगर इन सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको कुछ बेनिफिट या डिडक्शन छोड़ने पड़ेंगे, त्यागने पड़ेंगे। क्या क्या नहीं मिलेंगे आपको, ये कुछ सेक्शन बता रखे हैं जो इररेलीवेंट हो जाएंगे, जो इनकम टैक्स के कुछ सेक्शन है जो आपके लिए इररेलीवेंट हो जाएंगे, कुछ काम के नहीं। एक तो सेक्शन 10AA आएगा अपना SEZ वाला, कुछ काम का नहीं। सेक्शन 10AA SEZ में अगर किसी बंदे की यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होती है और वो यूनिट एक्सपोर्ट करती है तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिल जाता है यहाँ पे, एक्सपोर्ट प्रॉफिट का वो नहीं मिलेगा। फाइनेंस एक्ट फॉलो करते तो मिल जाता, लेकिन नहीं मिलेगा अगर ये फॉलो करोगे तो जब अपन 10AA पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको 10AA क्या होता है। एक एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है PGBP में, वो भी नहीं मिलेगा, न्यू प्लान मशीनरी पे मिलता है, लेकिन अगर आप फाइनेंस एक्ट फॉलो करते तो मिल जाता, लेकिन कंपनी मान लो ये फॉलो कर रही है, नहीं मिलेगा। अगला 33AB है, ये टी कॉफी रबर बिजनेस और एक साइट रिस्टोरेशन फंड का बिजनेस होता है, उनको डिडक्शन मिलता है इन सेक्शन में, लेकिन मान लो कोई कंपनी ये फॉलो करे BAB वगैरह वगैरह, तो ये डिडक्शन भी नहीं मिलेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। अगला एक सेक्शन 35 पे साइंटिफिक रिसर्च के खर्चे का डिडक्शन मिलता है, इन हाउस के खर्चे का मिलता है और आउटसाइड वाला मिलता है। इन हाउस आप अगर रिसर्च पे कोई भी खर्चा करते हो, कैपिटल खर्चा करो चाहे रेवेन्यू खर्चा करो, मिल जाता है 100%। और बाहर आप कंट्रीब्यूशन करते हो रिसर्च के लिए, किसी यूनिवर्सिटी को, किसी इंस्टीट्यूट को, IIT को, लेबोरेटरी को, तो उसका भी मिलता है। तो इसमें बता रखा है अगर आप ये BAA वगैरह फॉलो करते हो तो आउटसाइड कंट्रीब्यूशन का नहीं मिलेगा। इन हाउस वाला तो मिल जाएगा, इन हाउस अगर रिसर्च करते हो तो इन हाउस तो आपका नॉर्मल खर्चा है उसका मिल जाएगा, लेकिन आउटसाइड वाले का नहीं मिलेगा, आउटसाइड वाले का नहीं। बाहर से किसी को पे करते हो रिसर्च के लिए तो उसका नहीं मिलेगा। आगे बता रखा है सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, कुछ होटल के बिजनेस हैं, हॉस्पिटल के बिजनेस हैं, जहाँ अगर आप कैपिटल खर्चा भी करते हो जैसे बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इसका भी आपको 100% डिडक्शन मिल जाता है, वो भी नहीं मिलेगा ये फॉलो करते हो तो।
आगे बता रहा है 35CCC, इसमें एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट पर खर्चा करते हो डिडक्शन मिल जाता है, यहाँ नहीं मिलेगा अगर ये फॉलो करते हो तो। 35CCD, कोई कंपनी अगर स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर खर्चा करती है तो कंपनी को इसमें डिडक्शन मिलता था, वो भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा चैप्टर 6A का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। चैप्टर 6A 80C से करके 80U कुछ नहीं मिलेगा, 2 मिल जाएंगे बस, 2 यहाँ भी मिल जाएंगे। 2 कौन कौन से, एक तो 80JJAA कि अगर आप न्यू एम्प्लॉय हायर करते हो वो मिल जाएगा, और एक कंपनी को मिलता है ATM में, डिविडेंड का मिलता है ATM में, कैसे मिलता है वो सब ATM में पता चलेगा आपको। तो ATM और 80JJAA मिल जाएंगे, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें छोड़ने की औकात है कंपनी की, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो फिर वो फॉलो कर सकती है ये, नहीं तो अपना फाइनेंस एक्ट चलने दे, फाइनेंस एक्ट चलने देगी तो सारे डिडक्शन ले सकती है। अब आगे आता है 115 BAB और BAE। अपने देखा था BAB और BAE, देखो दोनों में टैक्स की रेट काफ़ी ज़्यादा कम थी। कितनी थी? 15% की थी। 15% काफ़ी ज़्यादा कम रेट है ये। तो गवर्नमेंट ये सेक्शन क्यों लेके आई थी? देखो गवर्नमेंट का जो पर्पस था BAB और BAE लाने का कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो प्रमोट हो। इंडिया में लोग क्या करें? मेक इन इंडिया करें, मेक इन इंडिया करें, यहाँ फैक्ट्री लगाएं, मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगाएं, इससे क्या होगा? रोजगार जनरेट होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार जनरेट करता है। सर्विस सेक्टर वगैरह में इतना रोजगार नहीं होता जितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता है। तो रोजगार जनरेट करने का पर्पस था गवर्नमेंट का, तो इस कारण गवर्नमेंट ये सेक्शन लेके आई थी कि लोग इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करें, मेक इन इंडिया करें। अब लोग इसका गलत फायदा ना उठा ले, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और डाले गए जो स्पेशली इन दोनों सेक्शन के लिए, BAA के लिए नहीं है, BAA और BAD के लिए नहीं है, 22% वाले के लिए नहीं है, BAB BAE के लिए। तो कुछ काम बता रखे, कुछ ऐसे बिजनेस बता रखे जो आपको लगेगा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे। मतलब इन सेक्शन में आप इन बिजनेस में आप 115 BA चाहो तो ले सकते हो 22% वाला, लेकिन ये 15% वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। कौन कौन से बिजनेस है? प्रिंटिंग और बुक्स, अगर आप बुक्स की प्रिंटिंग करते हो BAB का बेनिफिट नहीं ले सकते, इसे मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे। आप BAA में जा सकते हो, BAB में नहीं जा सकते। फिल्म्स का प्रोडक्शन करते हो, मूवी बनाते हो, तो आपको लगेगा आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, नहीं। BAA में जा सकते हो, BAB नहीं ले सकते, इसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे। माइनिंग करते हो आप, कोल माइनिंग या गोल्ड की माइनिंग, कुछ भी करते हो माइनिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे। अगले बता रखा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे। आप मार्बल के जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं उनको स्लैब्स में कन्वर्ट करते हो, मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे। आप सिलेंडर में गैस बनने का काम करते हो, मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे। ये कुछ बिजनेस थे जहाँ कन्फ्यूजन हो सकता था, तो इन्होंने डाल दिया कि इन बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा, इन बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा। तो ये 115 BA में जा सकते हैं, BAB में नहीं जा सकते। आगे बता रखा है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नोट है वो आगे वाले नोट है। आगे वाले 2 नोट सबसे ज़्यादा काम के। पहला नोट तो क्या है? 15% की जो टैक्स रेट है ना, खाली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इनकम पे लगेगी। अगर कोई कंपनी मान लो BAB फॉलो करती है, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी BAE फॉलो करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भूल जाओ, वो कुछ होता है, आता भी नहीं है वो, और ऐसा कुछ होता नहीं है, फालतू केस है वो। मेन है कंपनी का। तो 115 BAB फॉलो करती है कोई कंपनी, तो उसको जो 15% का बेनिफिट मिलेगा ना, खाली कौन सी इनकम पे मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इनकम। तो बाकी इनकम का क्या होगा? बाकी इनकम का क्या होगा? तो बाकी जितनी भी जनरल इनकम है, जैसे मान लो एक कंपनी है ABC लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट किया उसने, न्यू कंपनी बनी वो, 115 BAB में उसने सेक्शन लेने का सोचा बेनिफिट, तो 15% की रेट उसकी जो PGBP इनकम आएगी मैन्युफैक्चरिंग वाली उसी पे लगेगी। मान लो उसने ट्रेडिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया, तो ट्रेडिंग की जो इनकम आएगी, ट्रेडिंग की जो PGBP इनकम आएगी उस पर लगेगी 22% की रेट, उस पर 15% का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। मान लो उसने उसके बाद एक हाउस प्रॉपर्टी थी, रेंट पे चढ़ा दिया, उस रेंट पे क्या लगेगी? उस पर भी 22% की रेट। मान लो उसको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, डिविडेंड की इनकम, उन पर भी क्या लगेगी? 22% की। आप बोलोगे ये सब तो जनरल इनकम है, जनरल पे भी ये नहीं लगाई अपन ने, बोला कि जनरल पे क्या लग जाएगी? फिर वो 22 BAA वाली रेट लग जाएगी। और एक कांड और कर दिया अभी इसमें, वो 22 तो लगेगी, साथ में ग्रोस बेसिस पे लगेगी। मतलब अगर आपने खोला था मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे नई कंपनी 115 BAB लेने के लिए, अब आप उस कंपनी से कुछ और काम करने लग जाते हो, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया आपने, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अर्न करना स्टार्ट कर दी, रेंट अर्न करना स्टार्ट कर दिया, इंटरेस्ट डिविडेंड अर्न करना स्टार्ट कर दिया आपने, तो गवर्नमेंट बोली अगर आप ऐसा करते हो तो एक तो आप अदर सारी इनकम पे 22% रेट दो, जो भी जनरल इनकम है। स्पेशल की बात नहीं कर रहा कि लॉटरी पे भी 22 नहीं, लॉटरी पे तो जो स्पेशल है वो स्पेशल लगेगी। तो एक तो 22 दो, प्लस वो ग्रोस बेसिस पे टैक्सेबल होगी, मतलब उस अदर इनकम में से आपको 1 रुपये का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, 1 रुपये का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसे मान लो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट मिलता है, तो रेंट में से आपको एक तो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिल जाता है और एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, मैंने आपको बताया था, सब जगह मिल जाता है। 115 BAA में भी मिल जाता है, BAA देखा था ना मैंने, उसमें मिल जाता है, और फाइनेंस सेट में तो मिल ही जाता है, सब जगह मिल जाता है, लेकिन BAB में नहीं मिलेगा।
क्योंकि वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अदर इनकम है, अदर जनरल इनकम है। ग्रोस बेसिस पे रेंट टैक्सेबल हो जाएगा, ग्रोस बेसिस पे। ऐसे ही मान लो डिविडेंड की इनकम में से डिडक्शन मिल जाता है मान लो खर्चों का, अगर फाइनेंस एक्ट वगैरह फॉलो करते हैं या BAA फॉलो करते हैं तो। लेकिन यहाँ डिविडेंड की इनकम में से मान लो आपको कुछ खर्चे हो गए, डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा ये पॉइंट में आपको। मान लो कंपनी ABC मैन्युफैक्चरिंग जो क्या फॉलो कर रही है, 115 BAB फॉलो कर रही है। अब इसकी आपको इनकम दे रखी है तो PGBP की इनकम दे रखी है 50 लाख की। PGBP कौन सी दे रखी है, मैन्युफैक्चरिंग वाली दे रखी है, मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा इसकी डिविडेंड की इनकम दे रखी है 5 लाख की। रेंट दे रखा है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी थी उससे इसको रेंट मिला 10 लाख का। इसने म्यूनसिपल टैक्स पे करा, एम्प्टी पेड मतलब म्यूनसिपल टैक्स पे किया था 1 लाख का, ये बता रखा है। इसके अलावा इसकी लॉटरी की इनकम बता रखी है मान लो 2 लाख की, और LTCG बता रखा है 112 वाला 2 लाख का। अब देखो कैसे लगेगी रेट, वो अपन देखते हैं। PGBP पे क्या लगाओगे मैन्युफैक्चरिंग वाले पे, BAB फॉलो कर रही है 15% लगा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिविडेंड पे कितने लगाओगे, 15 लगाओगे कि नहीं, 22। बाकी इनकम पे फिर BAA वाली रेट लगानी पड़ेगी 22। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे कितना लगाओगे, 10 लाख पे। 10 लाख पे भी अदर जनरल इनकम है, स्पेशल इनकम तो है नहीं, स्पेशल रेट तो है ही नहीं इनकम टैक्स में, तो 22 बोल दी इन्होंने, इसी सेक्शन में दे दी 22% की रेट। BAB में दे दी 22 की रेट, तो BAB में 2 रेट है, 15 फॉर मैन्युफैक्चरिंग इनकम और 22 फॉर अदर जनरल इनकम, 22 लगा दी। अभी म्यूनसिपल टैक्स पेड का क्या होगा, काट दो इसको, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, BAB में कुछ डिडक्शन नहीं मिलेगा। मान लो आप फाइनेंस एक्ट फॉलो कर रहे होते या BAA फॉलो कर रहे होते तो क्या होता है यहाँ पे, तो देखो 10 लाख पे रेट नहीं लगती, फिर 10 लाख में से आपको 1 लाख का म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन मिल जाता, इनकम आती 9 लाख। 9 लाख में आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिल जाता हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी में मिल जाता है सभी को, तो आपकी इनकम आती है 630 की। 630 की इनकम मानते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और 630 पे लगाते हैं अपन। अगर आप फाइनेंस एक्ट फॉलो कर रहे होते तो 25 या 30 लगा देते, और BAA फॉलो कर रहे होते तो 22 लग जाती। पर BAB फॉलो कर रहे हो तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपको हमने ये थोड़ी बोला था कि आप दूसरे काम करो, दूसरे काम करो तो भुगतो, दूसरे काम पे 22% रेट दो एक तो, और कोई खर्चे का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। सब भूल जाओ, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। मान लो डिविडेंड के लिए कोई खर्चा हुआ, नहीं मिलता, ग्रोस बेसिस पे टैक्सेबल हो जाता है यहाँ पे, बाकियों में तो मिल जाता लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। BAB में खतरनाक चीज़ है। लॉटरी पे कितना लगाओगे, 22 लगाओगे या नहीं, लॉटरी स्पेशल इनकम है, स्पेशल पे तो स्पेशल लगेगा। LTCG 112 इस पर क्या लगाओगे, ये भी स्पेशल है तो स्पेशल पे स्पेशल लगेगा 12.5। आप बोलोगे तो कम रेट है 22 तो लगा दे, नहीं ऐसा नहीं है, स्पेशल चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं है। स्पेशल रेट इनकम देखो ऊपर देखा था अपन ने, कम भी है ज़्यादा भी है, 10 वाली भी है तो 30 वाली भी है, 10 वाली भी है तो 60 वाली भी है, तो कम वाली भी है ज़्यादा वाली भी है। ऐसा मत सोचना कम वाली है तो चलो ज़्यादा वाली लगा देते हैं, नहीं, स्पेशल पे तो स्पेशल ही लगेगी, चाहे कुछ भी फॉलो करो स्पेशल पे तो स्पेशल ही लगेगी। ये आपका आ जाएगा टैक्स। अब यहाँ सरचार्ज लगा दो, फिक्स सरचार्ज कितना लगेगा, फिक्स है 10%, सोचना ही नहीं है सरचार्ज में, तो सरचार्ज तो सीधा 10% लगाना आपको, चाहे कैसी भी इनकम हो 10% लगेगा। BAB फॉलो करे या BAA फॉलो करे तो सीधा 10% लगता है, और फिर सेस जोड़ दो 4%, बात खत्म, बात खत्म। ये था ये केस। अब अगला इस पे बता रखा लास्ट पॉइंट, अगर आप एक बार BAA BAB BAD BAE फॉलो कर लेते हो, मतलब अगर कंपनी BAA BAB फॉलो कर लेती है तो, या BAD BAE फॉलो कर लेती है तो अब वो विड्रॉ नहीं कर सकते, अब जिंदगी भर वही फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक साल ये कर लिया, नेक्स्ट ईयर फाइनेंस एक्ट कर लिया, नेक्स्ट ईयर दूसरा कर लिया, नेक्स्ट ईयर वो कर लिया, ऐसा नहीं, एक बार फॉलो कर लिया जिंदगी भर यही फॉलो करो। ऐसा नहीं हर साल आपको बेनिफिट दे रखा है कि जो फायदे का हो वो देख लो, नहीं, एक बार यहाँ पे आ गए तो अब इससे बाहर नहीं निकल सकते, इससे बाहर नहीं निकल सकते। ये थे अपने सेक्शन, 4 सेक्शन। इसमें जो लास्ट सेक्शन है 115 BAC वो और देख लेते हैं। इनकम ऑफ एनी इंडिविजुअल HUF AOP BOI और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, जो स्लैब वाले बंदे हैं इनके लिए एक सेक्शन लेके आ गए 115 BAC, और यहाँ दे दिया एक इनके लिए एक ऑप्शनल स्लैब, इसको अपन डिफ़ॉल्ट स्लैब भी बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट स्लैब भी बोलते हैं, अल्टरनेटिव स्लैब भी बोलते हैं, न्यू टैक्स रिजीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यू टैक्स रिजीम भी बोलते हैं। तो काफ़ी सारे नाम है इसके, प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी सारे नाम हैं। तो इस स्लैब में क्या है, यहाँ 3 लाख की बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट सभी को दे दी,
चाहे वो 60 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, चाहे 100 साल का हो, चाहे 20 साल का हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 80 साल का अलग है, 60 साल का अलग है, सबको इक्वल माना है यहाँ पे। 3 लाख की एग्रीमेंट दे दी, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 7 लाख तक 5%। ध्यान देना, 3 लाख से 7 लाख, पहले 6 लाख हुआ करता था, अब 3 से 7 तक 5%, 7 से 10 10%, 10 से 12 15%, 12 से 15 वाली पे 20% और अबव 15 लाख जो भी इनकम है उस पर लगेगा 30%। ये वाला स्लैब फायदेमंद है। वहाँ तो क्या है, फाइनेंस सेक्टर में तो 10 लाख से ऊपर जाते ही 30 लग जाता था, यहाँ 15 लाख से ऊपर लगेगा 30। वहाँ तो 5 लाख से ऊपर जाते ही 20 लग जाता था, यहाँ 12 लाख से ऊपर लगेगा 20। तो फायदेमंद स्लैब है। पर टैक्स रेट में बेनिफिट दे दिया तो डिडक्शन आपसे लेगी, डिडक्शन कम कर दिया आपकी। तो अगर आप ये स्लैब फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर आपको कुछ बेनिफिट या कुछ डिडक्शन त्यागने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। क्या छोड़ने पड़ेंगे वो अपन देख लेते हैं, क्या बेनिफिट या डिडक्शन छोड़ने पड़ेंगे वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, जो बेनिफिट या डिडक्शन छोड़ने पड़ेंगे कुछ तो वही है जो अपन ने ऊपर कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले देखे थे। एक तो 10 वाला वही है, एडिशनल डेप्रिसिएशन देखा था, 33 ABA देखा था, साइंटिफिक रिसर्च वाला देखा था, आउटसाइड कंट्रीब्यूशन, इसके अलावा स्पेसिफाइड बिजनेस देखा था, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट देखा था, ये सब तो वही है। चैप्टर 6 की कोई भी डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन यहाँ 3 मिल जाएंगी, वहाँ 2 मिल जाती थी, एक ATJJA और एक ATM। ATJJA यहाँ भी मिल जाएगी, और एक ATM होती है डिविडेंड वाली, वो खाली कंपनी के लिए होती है, क्योंकि कंपनी ही डिविडेंड पे करती है और कंपनी को डिविडेंड मिलता है, और खाली कंपनी ही डिविडेंड पे कर सकती है। इन लोगों की औकात है क्या डिविडेंड पे करने की? इन लोगों की औकात ही नहीं है इनकी, तो इनके लिए सेक्शन ही नहीं था, वो बात खत्म। इसके अलावा इन गरीब लोगों को 2 सेक्शन और अलाउ कर दिए, एक ATCCD2 और एक ATCCH2। और ये दोनों जो ATCCD2 ATCCH2 है, दोनों इन गरीब लोगों को अलाउ किए। पागल बनाने का तरीका कुछ नहीं है, दोनों में क्या है, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो पहले इनकी इनकम बन जाती है। किसकी? इंडिविजुअल की। दोनों सेक्शन इंडिविजुअल के हैं, इंडिविजुअल की ये सैलरी की इनकम बन जाते हैं। मान लो कोई इंडिविजुअल जॉब करता है और उसके एम्प्लॉय ने क्या कर दिया, न्यू पेंशन स्कीम में पैसा डाल दिया, उसके लिए न्यू पेंशन स्कीम पैसा डाल दिया, वो इंडिविजुअल के अपन सैलरी की इनकम बना देते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला पहले सैलरी की इनकम बना दो और यहाँ इनको डिडक्शन दे दो, यहाँ भी दे दो और फाइनेंस सेक्टर में भी दे दो। और दूसरा ATCCH2, ये भी ऐसा है। ये अग्निपथ स्कीम, ये अग्निवीर जो होते हैं ना, अग्निवीर आपने सुना होगा, गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी, कचरा स्कीम थी जो भी थी। तो ये अग्निपथ स्कीम में क्या है, अग्निपथ स्कीम में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है उन अग्निवीर लोगों के लिए। तो अग्निवीर गवर्नमेंट के क्या होते हैं, एक तरीके से एम्प्लॉय होते हैं। तो जो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने किया वो उनकी पहले इनकम बन जाती है सैलरी की, और यहाँ उनको डिडक्शन मिल जाता है। तो गवर्नमेंट ने उन दोनों को पागल बनाया, कुछ नहीं किया। यहाँ पे ATCCD2 और एक ATCCH2, तो दोनों कचरा सेक्शन है, दोनों इंडिविजुअल के हैं, ये अलाउ हो जाएंगे, ये यहाँ भी अलाउ हो जाएंगे और फाइनेंस एक्ट में भी अलाउ हो जाएंगे। इसके अलावा चैप्टर 6 के काफ़ी सारी डिडक्शन होती है। ATC से लेकर के ATU तक कुछ नहीं मिलेगा, LIC प्रीमियम, डोनेशन, कुछ भी नहीं मिलेगा, सब भूल जाओ। तो फिर यहाँ एक्स्ट्रा क्या है, यह देखो एक चीज़ तो कम, यहाँ क्या है 35, देखो ऊपर क्या था, एक 35 CCD था, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये यहाँ नहीं, क्यों नहीं है? ये सेक्शन जो 35 CCD था, ये खाली कंपनी का सेक्शन है, और डिडक्शन वैसे भी कंपनी को मिलती थी, इनको मिलती भी नहीं थी। इन गरीब लोगों की औकात भी नहीं थी उस पर खर्चा करने की, तो उनको मिलती भी नहीं थी, बात खत्म। ठीक है, अब बचे क्या, अब ये एक्स्ट्रा है, ये और नहीं मिलेंगे। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ये कभी कंपनी के हो ही नहीं सकते ये चीज़ें, इस कारण ये खाली इनकी है। क्या क्या? सैलरी के अलाउंस, कंपनी की कभी सैलरी की इनकम नहीं होती तो ये कहाँ होंगे अलाउंस वगैरह। तो सैलरी के अलाउंस जो इंडिविजुअल वगैरह को होते हैं, तो ये इंडिविजुअल की इनकम होती है सैलरी की इनकम। तो सैलरी के जो अलाउंस होते हैं, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, DNS अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपने पढ़ रखे होंगे। और इन अलाउंस में आपको काफ़ी सारे अलाउंस में एग्जेम्पशन मिलती थी। हाउस रेंट अलाउंस में मिलती थी ना, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40% और 50% ऑफ सैलरी, कुछ नहीं मिलेगी, सब भूल जाओ। हाँ 2-3 अलाउंस मिल जाएंगे, ट्रैवलिंग, डेली, कन्वीनियंस अलाउंस, इनकी तो मिल जाएगी अभी भी, लेकिन बाकी सारे अलाउंस भूल जाओ, सारे फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे। दूसरा, एक लीव ट्रैवल कंसेशन की सैलरी में एग्जेम्पशन मिलती थी, भूल जाओ, ये भी नहीं मिलेगी। एक सैलरी में डिडक्शन मिलती थी सेक्शन 16 के अंदर, प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंस की, भूल जाओ वो भी। आप बोलोगे सैलरी के क्यों पढ़वा रहा हूँ, सैलरी तो कोर्स में ही नहीं है। देखो कोर्स में तो नहीं है, ये पॉइंट तो आएंगे भी नहीं। मैंने बोला सैलरी में एक ही चीज़ काम की, क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो काम की है। वो डबल टैक्स रिलीफ में डाल देते हैं कभी कभार पॉइंट, वहाँ आ जाती है, बस वो काम की है, वो याद रखनी है। तो वही आ रहा है अगला पॉइंट। तो सैलरी में एक डिडक्शन और मिलती थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की, वो मिल जाएगी यहाँ पे, और वो ज़्यादा और मिलेगी, उसमें उल्टा कर दिया। एक तो आपसे डिडक्शन ले रहे हैं वापस, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन में आपको ज़्यादा दे रहे हैं। ज़्यादा क्यों कर दिया? इनको थोड़ी गालियाँ सुननी पड़ी थी कि चलो बेनिफिट कम किया, या क्या बोलते हैं, टैक्स रेट कम नहीं कर रहे। कंपनी वालों से तो काफ़ी कम टैक्स रेट है, कंपनी वालों को देखो कितना टैक्स रेट लेते हैं, 15% लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग वालों से तो, और बाकियों से 22 लेते हैं, और इंडिविजुअल से क्या करते हैं, 15 लाख से ऊपर जाते ही 30% देने लग जाते हैं। फिर सरचार्ज और चेप देते हैं, वो 25% वाला, इतना हाई सरचार्ज।
तो क्या हुआ, प्रैक्टिकली क्या हुआ, गवर्नमेंट का जो टैक्स का कलेक्शन है ना, कंपनी से तो कम हो गया, कंपनीज जो कॉर्पोरेट होती हैं उनसे तो कम आने लग गया, और जो इंडिविजुअल्स हैं इनसे बढ़ गया, अदर एसएससी से बढ़ गया, ऐसा हो गया। इनकम टैक्स का जो लगभग कलेक्शन है, मान लो लगभग आपका देखा जाए ना तो ये बनता है 20 लाख करोड़ के आसपास, 20 लाख करोड़ के आसपास मान लो, लगभग मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा आपको, जिसमें से लगभग 11 लाख करोड़ अदर एसएससी और 9 लाख करोड़ कंपनी, ऐसा हो गया। पहले उल्टा हुआ करता था, ऐसा हो गया। ये सब मैंने आपको क्लास में बताया भी था, लेक्चर बना आपका था ना स्टार्टिंग का, यूट्यूब पे भी वो लेक्चर, वो देख सकते हो आप। उसमें सब बताया था कि गवर्नमेंट के पास कहाँ से कितना कलेक्शन आता है, कैसे कैसे गवर्नमेंट पैसा लगाती है, कहाँ से पैसा आ रहा है, डीटी से ज़्यादा आ रहा है या आईटीटी से ज़्यादा आ रहा है, सब बताया था मैंने। तो यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दी, 75,000 की कर दी। हाँ, अगर आप फाइनेंस एक्ट फॉलो करते हो तो 50,000 ही मिलेगी इंडिविजुअल को, लेकिन यहाँ कितनी मिल जाएगी, ये फॉलो करते हो तो 75,000 की मिल जाएगी। ठीक है। ये एक डिडक्शन और होती थी हाउस प्रॉपर्टी में, अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी आपकी है, जिस हाउस प्रॉपर्टी में आप रहते हो, एक तो लेट आउट होती है जिसको रेंट पे चढ़ा दिया, वो तो बात सिंपल है। रेंट वाले में तो आपको एक तो म्यूनसिपल टैक्स की डिडक्शन मिल जाती है, एक 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, और एक इंटरेस्ट का डिडक्शन भी मिल जाता है, लेकिन वो इंटरेस्ट चलो भूल जाओ, वो आपके पूछेगा नहीं, फाइनल चैप्टर ही नहीं है तो भूल जाओ। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी जो होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर आपने इंटर लेवल पेपर रखा हो जिसमें आप रहते हो, उस हाउस प्रॉपर्टी में भी आपको एक इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता था। कितना, या तो 2 लाख का मिलता था फ्लैट, या 30,000 का मिलता था। याद करो, रिपेयर वगैरह के लिए लोन लिया है तो 30,000, परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए लिया तो 2 लाख का, वो भी नहीं मिलेगी। अब आप बोलोगे ये पॉइंट कंपनी में करके नहीं होता, ये खाली सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला जो कंसेप्ट होता है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला कंसेप्ट खाली इंडिविजुअल के लिए होता है, तो ये नहीं मिलेगा। लेट आउट का तो सब मिल जाएगा, लेट आउट वगैरह का सब मिल जाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात कर रहा हूँ, ये नहीं मिलेगा। तो ये सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो खाली इंडिविजुअल के लिए होते हैं, इस कारण ये पॉइंट यहीं थे, कंपनी वाले के केस में नहीं आए, ऊपर नहीं आए। तो इन चीज़ों को और छोड़ना पड़ेगा इंडिविजुअल को। फिर चाहे तो 115 BAC फॉलो कर सकता है। 115 BAC क्या है, डिफ़ॉल्ट रिजीम है। डिफ़ॉल्ट रिजीम क्यों है, क्योंकि इंडिया में लगभग 80% लोग 115 BAC फॉलो कर रहे हैं जो इंडिविजुअल है। फाइनेंस एक्ट वाला 20% फॉलो कर रहे हैं, फाइनेंस एक्ट वाला 20% ही फॉलो कर रहे हैं, 80% इस पर शिफ्ट हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट बना दिया। मतलब जब आप रिटर्न बनने जाओगे इनकम टैक्स की साइट पे, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन खुलेगी 115 BAC के अकॉर्डिंग खुलेंगी, जो भी एग्जेम्पशन वगैरह की डिटेल खुलेंगी ना 115 BAC के अकॉर्डिंग खुलेंगी। आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको मान लो फाइनेंस एक्ट वाला फॉलो करना है तो वहाँ एक ऑप्शन आएगा, उसमें लिखा हुआ होगा कि डू यू वांट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ 115 BAC। आप 115 BAC से बाहर जाना चाहते हो क्या, तो उसमें आपको यस टिक करना पड़ेगा। यस करते ही फिर डाटा चेंज हो जाएगा, डाटा एज पर कैसे खुल जाएगा, फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये क्या है, डिफ़ॉल्ट है। तो अपने एग्जाम में क्या काम करते हो, एग्जाम में तो मैंने बताया आपको क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो कंपनी का क्वेश्चन आता है तो साफ लिख देगा वो कि कंप्यूट इनकम एज पर 115 BAA BAB, या कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी एज पर 115 BAA BAB, या जो भी है, या ऐसा लिख देगा कि अज्यूम कंपनी डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 BAA BAB, ऐसा लिख देगा साफ, अगर वो फाइनेंस एक्ट फॉलो करवाना चाहता है तो। इंडिविजुअल का क्वेश्चन आया तो भी साफ लिख देगा, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर अमन एज पर सेक्शन 115 BAC, या एज पर डिफॉल्ट टैक्स रीजन, या कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर अमन इफ ही वांट्स टू ऑप्ट फॉर 115 BAC, ऐसा लिख देगा। 115 BAC फॉलो नहीं करवाना चाहता तो ऐसा लिख देगा, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ अमन अज्यूमिंग ही डज नॉट वांट टू ऑप्ट फॉर 115 BAC, ऐसा लिख देगा। या तो, या एक लाइन लिखता है क्वेश्चन में, क्या, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर अमन अज्यूमिंग ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। वो क्या कर रहा है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर जा रहा है अमन, और उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालो, मतलब 115 BAC से बाहर जा रहा है, 115 BAC फॉलो नहीं कर रहा। ये लाइन लिखेगा, ये वाली लाइन बस। तो एग्जाम में तो देखो क्लियरली मेंशन होगा। पहले के ज़माने में फिर भी हो जाता था कि क्वेश्चन में मेंशन ही ना करें, लेकिन आज के टाइम पे इंस्टीट्यूट सब मेंशन कर देता है। लेकिन मान लो मेंशन नहीं किया, क्वेश्चन आया इंडिविजुअल का, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर अमन, मान लो ऐसा आ गया, अब क्या लगाओगे, फाइनेंस एक्ट वाला लगाओगे स्लैब, या ये लगाओगे 115 BAC वाले प्रोविजन लगाओगे। 115 BAC लगाना है फिर आपको, क्योंकि ये डिफॉल्ट बन चुका, तो डिफॉल्ट इसको मानेंगे बस। डिफॉल्ट का मतलब इतना ही है। डिफॉल्ट क्यों बनाया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब इसको फॉलो करने लगे प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि इसी का क्वेश्चन आएगा, फाइनेंस एक्ट का क्वेश्चन भी आ सकता है, और इंडिविजुअल के क्वेश्चन वैसे आते नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने बताया आपका आता है डबल टैक्स रिलीफ का, वहाँ निकालना पड़ता है आपको टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी, तो वहाँ इंडिविजुअल का क्वेश्चन आता है। तो वो 115 BAC के अकॉर्डिंग भी आ सकता है और फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग भी आ सकता है। फाइनेंस एक्ट मतलब जनरल स्लैब जो है ना, उसके अकॉर्डिंग भी आ सकता है। अब आपने देखा था
जो रेजिडेंट इंडिविजुअल उसको रिबेट मिलती है 87 वाली। खाली किसको मिलती है, बाकी लोगों को नहीं मिलेगी। कभी सोचो कि आपको HUF AOP इनको मिल जाएगी, खाली इंडिविजुअल को मिलती है। इंडिविजुअल कौन सा, रेजिडेंट होना चाहिए। क्योंकि देखो ये 115 BAC है ना, नॉन रेजिडेंट भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, इनकम ऑफ एनी। ऐसा नहीं कि ऊपर की तरह जैसे वहां तो डोमेस्टिक कंपनी को मिल रहे थे ऊपर वाले सेक्शन, और वो रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिल रहे थे ऊपर वाले, नहीं ऐसा नहीं है। एनी सारे इंडिविजुअल कवर्ड है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, सारे HUF रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, सारे AOP सारे AGP वगैरह रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट सब कवर्ड है। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल को रिबेट मिलती है 87 की, और यहाँ पे रिबेट ज़्यादा है। कैसे है, यहाँ 7 लाख तक रिबेट मिलती है। अगर आपकी 7 लाख तक इनकम आ रही है तो कोई टैक्स नहीं बनता है। और इसी चक्कर में, इस रिबेट के चक्कर में 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं बनता। ये प्रैक्टिकल लाइफ में चलता रहता है ना, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, इस चक्कर में चलता है। वहाँ तो 5 लाख था फाइनेंस सेक्टर में, तो यहाँ है 7 लाख, इसलिए लोग ज़्यादा ये फॉलो करते हैं। यहाँ 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं बनता। कैसे नहीं बनता, 3 लाख तक नील बनता है, 3 लाख से 7 लाख तक 5%, तो 20,000 हो जाता है, और इतनी रिबेट आपको मिल जाती है, बात ही खत्म। टैक्स हो जाता है अपन नील हो जाता है। 7 लाख तक आपका टैक्स हो जाता है। अब इसमें भी एक गड़बड़ी कर रखी है एक्ट में, ये 25,000 लिख रखी है, जबकि 7 लाख तो टैक्स ही आपका 20,000 बनेगा। तो 25,000 लिखने पे भी क्या होगा, टैक्स तो हमेशा 20,000 बनेगा, तो हमेशा 20,000 की रिबेट मिलेगी। तो ये फिगर क्या है, अपडेट करना भूल गए, हो सकता है कुछ टाइम में कर दे, क्या पता जब आप देख रहे हो तब कर दें, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने इसको पहले से ठीक कर दिया, ये फिगर गलत कर रखी है। 25,000 क्या है, इस बार इन्होंने स्लैब चेंज किया, तो ये 25 की जगह 20 होना चाहिए था, क्योंकि टैक्स से 7 लाख तक 20 बनेगा, 7 लाख तक टैक्स से 20 बनेगा, 25 कभी बन ही नहीं सकता। और यहाँ पे देखो साफ लिख दिया, यहाँ से ही किया, देखो इसमें ये रिबेट खाली जनरल इनकम से मिलेगी। स्पेशल इनकम जो होती है, लॉटरी की इनकम, LTCG STCG, इनसे मिलती ही नहीं है। अगर आपकी जनरल इनकम है, मतलब जिस पे ये स्लैब लग रहा है, उस पर तो मिल जाएगी रिबेट। जिस पे आप स्पेशल रेट लगाते हो लॉटरी वगैरह, इन पर नहीं मिलेगी। यहाँ एकदम सही किया काम, यहाँ सही काम किया। स्पेशल इनकम पे मिलनी मिलती है, स्पेशल इनकम पे कुछ बेनिफिट मिलते ही नहीं है, ग्रोस बेसिस पे स्पेशल इनकम टैक्सेबल होती है, डिडक्शन के बेनिफिट नहीं मिलते, तो ये भी मत दो। 3 यहाँ पे ये गड़बड़ी कहाँ कर रखी थी, फाइनेंस एक्ट में कर रखी थी। फाइनेंस एक्ट में ये रिबेट स्पेशल इनकम से भी मिल जाती थी, खाली 112A को छोड़ के। बाकी इतना ध्यान देने वाली बात नहीं है, कभी आप सोचो इतना कंफ्यूज हो जाओ, आप भूल जाओ चाहे, तो कोई काम की नहीं है। पर अगर आप मान लो CA बनने के बाद प्रैक्टिस करते हो, तब भयंकर काम की है, क्योंकि तब इंडिविजुअल काफ़ी सारे आएंगे आपके पास रिटर्न भरवाने, भयंकर आएंगे, और वहाँ ये पॉइंट काफ़ी काम है का है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो इस पर काफ़ी सारे वीडियोस बने हुए हैं इस पॉइंट पे, इन पॉइंट्स में। अगला यहाँ पे एक चीज़ और है, वहाँ तो अपने क्या देखा था, 5 लाख से अगर 10 रुपये भी आपकी इनकम ज़्यादा चली गई, आपको रिबेट नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे है क्या है, 7 लाख से अगर इनकम आपकी 10 रुपये ज़्यादा भी चली गई, या मान लो कुछ इनकम थोड़ी बहुत ज़्यादा चली गई, तो आपको रिबेट मिल जाएगी। उस केस में रिलीफ वाला कंसेप्ट लग जाएगा। कैसे मिलेगी, देखो आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। आपकी इनकम देखो केस 1 में 7 लाख तक है, तो टैक्स बनेगा ही नहीं, बात ही खत्म। 6 लाख है केस 2 में, टैक्स बना, पूरी रिबेट मिल गई, बात खत्म, टैक्स बना ही नहीं। केस 3 देखो 7 लाख से ज़्यादा है, इस केस में देखो रिबेट मिलेगी। कैसे मिलेगी, 7,15,000 में टैक्स निकालो आप 115 BAC के अकॉर्डिंग, 115 BAC फॉलो करता है मान लो सेस, 21,500 का टैक्स आ जाएगा। निकाल के देखो, अभी सेस वगैरह मत जोड़ना, सेस लास्ट में जोड़ते हैं, बिफोर सेस निकालो। 3 लाख से 7 लाख तक 5%, अबव 7 लाख 10%, ये तो रेट है, ये टैक्स आ गया। अब देखो रिबेट कैसे निकालोगे। अगर 7 लाख से इनकम अगर ज़्यादा चली जाती है, तो आप रिबेट कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो जो भी आपकी इनकम है 7 लाख से ऊपर, 7,10,000, 7,15,000, 7,20,000, वो टैक्स निकाल लो उस इनकम पे बिफोर सेस। और गवर्नमेंट बोलती है 7 लाख से ऊपर जितना भी कमाए वो आप हमको दे दो, बस आप ऐसा करो 7 लाख से ऊपर जितना कमाए वो आपको दे दो, वही लेस कर दो। तो 7 लाख से ऊपर कितना कमाए इस केस में, 15,000, गवर्नमेंट आपसे 15,000 ही मांग रही है, गवर्नमेंट 15,000 आपसे मांग रही है, जबकि टैक्स बनता था आपका 21,500, तो 6,500 की क्या मिल गई आपको, तो आपसे गवर्नमेंट कितना मांग रही है, 15,000 प्लस 4% सेस। तो ऐसे केस में ऐसा नहीं कि 7 लाख से ऊपर चली गई तो पूरी रिबेट मिल जाएगी 20,000 रुपये की, नहीं, उस केस में रिबेट थोड़ी बहुत मिलेगी, मतलब रिबेट में आपको एक रिलीफ मिलेगी, मार्जिन रिलीफ वाली। कब मिलेगी, जब आपकी इनकम 7 लाख से थोड़ी बहुत ज़्यादा चली जाती है। अब थोड़ी बहुत का यहाँ क्राइटेरिया नहीं है, पर ये मानो आप 7,21,000 या 22,000 के आसपास तक, बस उससे ऊपर चली गई तो निकाल के देखो ये नेगेटिव आएगी। अब आप बोलोगे रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ निकालने का तरीका तो अपने कुछ और सीखा था सरचार्ज के केस में, तो यहाँ अलग क्यों है, यहाँ मैंने शॉर्टकट क्यों बताया आपको, यहाँ भी तरीका वही है, पर यहाँ वो शॉर्टकट बन जाता है अपने आप। कैसे बन जाता है, देखो रिलीफ निकालने, मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए अपने क्या सीखा था, सबसे पहले आप ओरिजिनल इनकम पे टैक्स निकाल लो। ओरिजिनल इनकम क्या है, 7,15,000, स्टेप 1 में आप इस पर टैक्स निकाल लो, स्टेप 1 में इस पर टैक्स निकाल लो, जो अपने निकाल लिया टैक्स, ठीक है।
स्टेप 2 में आसपास की इनकम पे टैक्स। स्टेप 2 में टैक्स निकालोगे आप आसपास की इनकम पे। बताओ आसपास की इनकम क्या लोगे यहाँ पे। यहाँ अपन रिबेट की कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, वहाँ तो सरचार्ज के कारण कर रहे थे। सरचार्ज के कारण जहाँ सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है यहाँ रेट चेंज होती है। यहाँ क्यों कर रहे हैं, यहाँ 7 लाख के चक्कर में कर रहे हैं, क्योंकि 7 लाख तक रिबेट मिलती है, 7 लाख के बाद नहीं मिलती, इस कारण कर रहे हैं। तो 7 लाख पे टैक्स निकालो स्टेप 2 में, 7 लाख पे टैक्स निकाल दो। 7 लाख पे टैक्स निकालोगे स्टेप 2 में क्या आएगा टैक्स बताओ, 0 ही आएगा। क्यों, 7 लाख तो रिबेट मिल जाती है, 0 ही आएगा टैक्स। 7 लाख तो देखो निकाला था अपन ने, 0 ही आएगा। स्टेप 3 क्या होती है, टैक्स टू बी पेड। गवर्नमेंट कितना टैक्स मांग रही है, स्टेप 2 में जो टैक्स बना वो दे दो, प्लस एक्स्ट्रा इनकम आपने जो कमाई है, स्टेप 2 में जो टैक्स निकाला उससे जो एक्स्ट्रा इनकम कमाई है, स्टेप 2 में 7 लाख पे टैक्स निकाला, उससे एक्स्ट्रा इनकम कितनी कमाई आपने, 15,000। कैसे, 7 लाख 15,000 आपकी एक्चुअल इनकम है, तो एक्स्ट्रा कितनी कमाई है, 15,000। ये दे दो। गवर्नमेंट ये मांग रही है आपसे, 15,000 मांग रही है। बनता कितना टैक्स आपका, स्टेप 1 21,500 माइनस स्टेप 3 15,000, 6,500 की आ गई। स्टेप 4 में रिपीट या मार्जिनल रिलीफ, ये आ गई। तो स्टेप तो वही है, पर यहाँ क्या है, स्टेप 2 हमेशा यहाँ 0 आएगा, तो अपन ने डायरेक्ट लगा दिया स्टेप 1, टैक्स ऑन टोटल इनकम बिफोर सेस, स्टेप 1। ये हो गई स्टेप 1, और ये हो गई माइनस स्टेप 3। स्टेप 3 क्या होगा, हमेशा 0 प्लस, क्योंकि वो स्टेप 2 0 आएगा तो हमेशा क्या रहेगा, 0 प्लस, 0 प्लस एक्स्ट्रा इनकम। तो डायरेक्टली क्या कर दिया अपन ने, एक्स्ट्रा इनकम। स्टेप 1 माइनस एक्स्ट्रा इनकम, डायरेक्टली लगा दिया स्टेप 1 माइनस एक्स्ट्रा इनकम। ये रिलीफ निकालने का तरीका आपको कुछ आना चाहिए क्या, नहीं, भूल जाओ इसको बस। इंटर लेवल पे होते तो काम आता है, ये आपके फाइनल लेवल पे काम का नहीं है, भूल जाना इसको। ये केस 3 है ना जो मैंने बताया, भूल जाना बस। इतना बता दिया, दे रखा था तो मैंने बता दिया, बाकी नहीं आएगा ये, ऐसा कोई भी केस नहीं आएगा, क्योंकि डबल टैक्स रिलीफ में आता है वैसे भी इंडिविजुअल का क्वेश्चन, और वहाँ इतनी कम इनकम होगी नहीं, वहाँ रिलीफ अपन को एक रिलीफ निकालनी होती है, अलग टाइप की रिलीफ निकलती है, तो वहाँ इतनी कम इनकम होगी नहीं किसी क्वेश्चन में, तो कभी ऐसा केस होगा भी नहीं, तो भूल जाना इसको। अब आते हैं सरचार्ज। सरचार्ज क्या लगेगा, यहाँ भी कंपल्सरी सरचार्ज लगेगा क्या, कंसेशन रेट में जैसे कंपनी पे लगता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे लगता है, नहीं, यहाँ सरचार्ज तो लगेगा। सरचार्ज की रेट दे दी, कंपल्सरी वाला नहीं है। 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 15%, और 2 करोड़ से ऊपर 25। हाँ, यहाँ भी फाइनेंस एक्ट वाला ही सरचार्ज है, बस यहाँ पे 37 वाली रेट नहीं है, बस 37% वाली नहीं है, थोड़ा चेंज करती है सरचार्ज को। और एक चीज़ और बोल दी कि 25 वाली जो रेट है, हायर रेट है, वो STCG, LTCG और डिविडेंड इनकम, STCG, LTCG और डिविडेंड इनकम पे नहीं लगेगी। उस पर मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा, 15%। वही फाइनेंस एक्ट वाली रेट लिख दी, सेम टू सेम वही लाइन लिख दी है। तो बस यहाँ पे एक 37 वाला है ही नहीं, 37 वाला है। ये था 115BAC जो अपन ने कंप्लीट कर लिया पूरा का पूरा। अब आप बोलोगे गवर्नमेंट ये कंसेशनल टैक्स रेट क्यों लेके आई, कंसेशन लेके आने थे तो फाइनेंस एक्ट वाले बंद कर देती गवर्नमेंट, वहाँ लेके आती। ये टंटा क्यों पाला इन्होंने गवर्नमेंट ने, पहले तो होते नहीं थे, ये कुछ सालों से आए हैं। देखो गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी, गवर्नमेंट का प्लान था कि इनकम टैक्स में जो घटिया डिडक्शन मिलती हैं, बेनिफिट मिलते हैं, इन सबको खत्म कर दें, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा होता है, सबसे ज़्यादा फेक डिडक्शन दी जाती है इनकम टैक्स में। कहाँ पे, एक तो चैप्टर 6 में ली जाती है काफ़ी सारी। चैप्टर 6 की जो डिडक्शन होती है ना, डोनेशन वाली, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, डोनेशन टू ट्रस्ट वगैरह दिखा के लोग भयंकर लेते हैं। LIC का फर्जी प्रीमियम दिखा देते हैं, मेडिक्लेम फर्जी दिखा देते हैं, पता नहीं कितनी फर्जी डिडक्शन ली जाती है। तो गवर्नमेंट उन सबको खत्म करना चाहती थी। इसके अलावा सैलरी में भी HRA वगैरह की अलाउंस लोग फर्जी दिखाते हैं, लोग मम्मी पापा के हाथ घर में रहते हैं और उन्हीं को रेंट दिखा देते हैं और HRA क्लेम कर लेते हैं, ऐसे फर्जीवाड़ा करते हैं। ऐसे ही लीव ट्रैवल की फर्जी डिडक्शन दिखाते हैं। और भी ये जो डिडक्शन होती है तो काफ़ी सारी है, 10 WSEZ, एडिशनल डेप्रिसिएशन, 35 AD, इन सब में भी भयंकर डिडक्शन मिलता है। तो गवर्नमेंट का उद्देश्य इनकम टैक्स को सिंपल बनाना था कि डिडक्शन वगैरह खत्म कर दी जाए और रेट भी कम कर दी जाए, ये गवर्नमेंट चाहती थी। अब गवर्नमेंट एक झटके में करती तो दिक्कत हो जाती, दंगे हो जाते, लोग भड़का देते, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, कंसल्टेंट वगैरह भड़का देते लोगों को कि देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपके साथ अन्याय कर रही है, मिडिल क्लास लोगों के साथ अन्याय कर रही है, गवर्नमेंट ने सब चीज़ें विड्रॉ कर ली। उनको ये नहीं दिखता कि ये मिडिल क्लास वाले या टॉप क्लास वाले जो भी हैं, इस आधे से ज़्यादा लोग तो ये फर्जी क्लेम करते हैं रिडक्शंस। पॉलिटिकल पार्टी को 1 रुपया डोनेशन देते नहीं, फर्जी दिखाते हैं। फर्जी मतलब बैंक में एंट्री पास करते हैं और कैश ले लेते हैं, कमीशन वगैरह के बेस पे होता है सबका। ये अपने कोर्स में नहीं है कि ब्लैक को वाइट कैसे करेंगे, सब अपने कोर्स में नहीं है, पर फर्जी दिखाते हैं। तो अब लोग भड़क जाते, भड़का देते तो लोग भड़क जाते, दंगे हो जाते, वोट वगैरह मिलना भी बंद हो जाते। तो अब गवर्नमेंट ने सोचा ये इंडिया वाले लोगों के साथ कैसे डील किया जाए, तो इन्होंने अलग से अल्टरनेटिव टैक्स रेट्स बनाई, ऑप्शन दे दिया पहले तो
इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को बहकाया। बहकाया कैसे? स्लैब वगैरह कम कर दिया, रेट्स वगैरह कम कर दी, कंपनी के केस में भी रेट्स वगैरह कम कर दी, स्लैब वगैरह कम कर दिया, लोगों को अट्रैक्ट किया ताकि लोग इधर आ जाए। लोगों को अट्रैक्ट करके गवर्नमेंट यहाँ ले आई और वहाँ पे ध्यान देना बंद कर दिया। फाइनेंस एक्ट वाले अब अपडेट भी नहीं करती गवर्नमेंट, वो जैसा चल रहा है वैसा चलने देती है गवर्नमेंट। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, 1 आध साल, मैक्सिमम 2 साल मान लो, अगर सब ठीक चला तो फाइनेंस एक्ट की सब रेट खत्म हो जाएंगे। फिर ये सब जो हैं बस ये रेट रहेंगे और ये सारा कचरा हो है ना, ये सारे सेक्शंस सब डिलीट हो जाएंगे, आपका कोर्स कम हो जाएगा। और इन सेक्शन से काफ़ी सारा कचरा और होता था, ये सारे सेक्शन है ना, इन चक्कर में मैट और AMT इनके कंसेप्ट और होते थे, वो सब भी खत्म हो जाएंगे इन कचरों के चक्कर में। क्योंकि चैप्टर 6 से वगैरह जो दे रखे हैं उनमें भयंकर खतरनाक डिडक्शंस थी, कंपनीज वगैरह के लिए भी थी और बाकी SSC के लिए भी थी। तो गवर्नमेंट ने काम तो अच्छा किया है, पर अब गवर्नमेंट थोड़ा डर डर के काम करती है, एक झटके में कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है दंगे करवाने वाले काफ़ी लोग हैं। जबकि आपको एक्चुअल में पता हो तो इंडिया में टैक्स कितने कम लोग देते हो, आप निकालोगे डाटा तो पता चलेगा। रिटर्न भी 6-7-8 करोड़ लोग भरते हैं शायद तक, 150 करोड़ लोगों में से, और उसमें से भी जो टैक्स देते हैं वो 2-2.5 करोड़ लोग हैं बस। पर दंगे करने से बाकी लोग आते हैं, दंगे बाकी लोग करते हैं, टैक्स वाले फिर भी नहीं करते होंगे। टैक्स वाले तो जो भी वही करते होंगे जिनको पता है कि हम फर्जी क्लेम कर रहे थे, वही करते होंगे कि चलो अपन पहले तो 5 लाख का डोनेशन दिखा देते थे, अब दिखा नहीं पाएंगे, वो थोड़ा उनको दुखता होगा। बाकी फिर दंगे करने वाले बाकी लोग आ जाते हैं। दिक्कत ये थी, इस कारण गवर्नमेंट ने क्या किया, ये दिमाग लगा के ये खेल खेला। ये गवर्नमेंट का तरीका था। तो हो सकता है 2-3 सालों में कभी भी, या जल्दी भी हो सकता है, पूरा इनकम टैक्स एक्ट चेंज हो जाए। फिर उसके बाद आ जाएगा DTC, डायरेक्ट टैक्स कोड, जहाँ सारी कचरा रेटें सब खत्म हो जाएंगी। जो भी कचरा था ना फाइनेंस एक्ट वाला, सारा कचरा खत्म हो जाएगा, सारा कचरा जो डिडक्शन मिलती थी, बेनिफिट मिलते थे, सब खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सिंप्लीफाई इनकम टैक्स को कर दिया जाएगा। हो सकता है कर दे तो अच्छी बात है, पढ़ने वालों को भी फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट के भी फ़ायदा होता है इससे। पहले क्या होता था, इनकम टैक्स का कलेक्शन काफ़ी कम आ पाता था, अब इनकम टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा आता है। पहले GST के मुकाबले इनकम, जो IDT के मुकाबले इनकम टैक्स का कलेक्शन काफ़ी कम रहता था, अब IDT से ज़्यादा कलेक्शन आता है। अब ऐसा हो गया, तो सिंप्लीफाई कर देगी तो कलेक्शन और बढ़ जाएगा, और ये फेक डिडक्शंस वगैरह सब खत्म हो जाएंगे तो कलेक्शन और बढ़ेगा, अपने आप ही बढ़ेगा, बात ही खत्म हो जाएगी। अब अपन इस चैप्टर में कुछ और देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, सेक्शन 10 देखेंगे। पर सेक्शन 10 में कुछ इनकम बता रखी है जो एग्जेम्प्ट होती है इनकम टैक्स में, जहाँ जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, इंडिया में अगर आपको खेती की इनकम होती है तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है। तो इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया। अब एक होती है एग्जेम्प्ट इनकम और एक होता है डिडक्शन। चैप्टर 6 की डिडक्शन। डिडक्शन कब मिलती है बताओ? 5 हेड की इनकम निकालते हो, क्लबिंग करते हो, सेटअप करते हो, फिर मिलती है आपको, GTI में से मिलती है। एग्जेम्प्ट इनकम ऐसी होती है जो 5 हेड का पार्ट ही नहीं बनती, पहले ही एग्जेम्प्ट हो जाती है, पहले ही अपन एग्जेम्प्ट कर देते हैं। एग्रीकल्चर इनकम अपन ऐसा नहीं करते किसी हेड में दिखाते ही नहीं है, पहले ही क्या कर देते हैं, एग्जेम्प्ट कर देते हैं। तो यहाँ एग्जेम्प्ट इनकम कहाँ कवर्ड है? सेक्शन 10 में। अब सेक्शन 10 की जो एग्जेम्प्ट इनकम है, 4-5 इनकम तो अपन यहाँ देख रहे हैं जो बेसिक इनकम है, जो किसी और चैप्टर से लिंक नहीं है। एक आध इनकम ऐसी आएगी जो अपन कैपिटल गेन में देखेंगे, एक अपन देखेंगे चैरिटेबल ट्रस्ट में। तो एग्जेम्प्ट इनकम में काफ़ी सारे सेक्शन है, मैंने बताया जो चैप्टर से लिंक होंगे वहाँ देख लेंगे, एक आध जो भी होंगे। बाकी 4-5 पॉइंट यहाँ देख रहे हैं और बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। ऐसा नहीं कि काफ़ी सारी इनकम है, कुछ इनकम एग्जेम्प्ट है, जो है वो देख लेते हैं। सबसे मेन है, इंडिया से अगर आपको खेती की इनकम होती है, ध्यान देना, इंडिया से खेती की इनकम होती है तो वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इंडिया के बाहर से होती है, जैसे मान लो चाइना से होती है, पाकिस्तान से होती है, तो टैक्सेबल होगी, तो टैक्सेबल होगी। लेकिन इंडिया में अगर आप खेती करते हो और उससे आपको खेती की इनकम हो रही है, वो एग्जेम्प्ट होगी। इंडिया के बाहर से खेती की इनकम होती है तो फिर वो अदर सोर्स की इनकम बन जाती है। अदर सोर्स चैप्टर में बताऊंगा मैं। तो इंडिया वाली खेती की इनकम आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब खेती की इनकम क्या होती है? आपने कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया, जैसे मान लो आपने फ्रूट्स उगाए, वेजिटेबल उगाई, आपने अनाज उगाया, सरसों, गेहूँ, मक्का, बाजरा या फूल वगैरह उगाए, फूल पौधे वगैरह उगाए, तो उनको सेल करने से जो इनकम होगी उसे बोलते हैं अपन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करने से जो इनकम होती है उसे बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम। मान लो आपने आलू की चिप्स बना के बेची, तो एग्रीकल्चर इनकम बनेंगे नहीं।
आपने सरसों का तेल बना के बेचा, आटे से आपने क्या बोलते हैं, गेहूं से आपने आटा बना के बेचा, तो वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा नहीं। प्रोसेसिंग कर दी तो फिर वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करने से जो इनकम होती है वो होती है एग्रीकल्चर इनकम। दूसरा, आपके पास कोई खेती की जमीन थी या खेती की बिल्डिंग थी, खेती की जमीन या खेती की बिल्डिंग थी जिसको आपने खेती करने के लिए रेंट पे दे दिया, खेती की जमीन को खेती के लिए रेंट पे दे दिया तो एग्रीकल्चर इनकम मिल जाएगी। लेकिन आपने मान लो खेती की जमीन या बिल्डिंग को क्या करा आपने, दारू पार्टी करने के लिए रेंट पे दे दिया, फिल्म की शूटिंग करने के लिए रेंट पे दे दिया, तो बनेगी क्या एग्रीकल्चर इनकम? तो नहीं बनेगी, तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगी। खेती की जमीन को आपने खेती करने के लिए, खेती की जमीन को आपने खेती करने के लिए रेंट पे दिया है तो ही बनेगी एग्रीकल्चर इनकम। आगे बता रखा है आपने नर्सरी में क्या उगाए, सैपलिंग और सीडलिंग उगाए। सैपलिंग सीडलिंग मतलब छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे गमले उगा के सेल करे, तो छोटे छोटे पौधे गमले उगा के सेल करे, ये भी क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम। और ये इनकम क्या हो जाएगी, अगर आप इंडिया में करते हो तो एग्जेम्प्ट, इंडिया के बाहर से हो रही है तो टैक्सेबल। अब इसमें एक चीज़ और दे रखी है, अगला पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम। अब ये स्कीम क्या है, ये स्कीम देखो पहले तो गरीब लोगों पे लगती है, गरीब लोग मतलब जिन पे स्लैब लगता है, इंडिविजुअल HUF OPBY आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सन, जो गरीब लोग जिन पे स्लैब लगता है, इन लोगों पे ये स्कीम लगती है। अब इस स्कीम में क्या है, कौन से लोगों पे लगती है, मान लो कोई इंडिविजुअल है जिसकी खेती की इनकम भी है और जो दूसरे धंधे भी करता है, ऐसे जो दोगले लोग हैं जो खेती भी करते हैं और दूसरे धंधे भी करते हैं, मतलब जो पक्के किसान नहीं है, पक्के किसान नहीं है मतलब एक बंदा है जो बिजनेस भी करता है और खेती भी करता है, या मान लो एक बंदा है जो जॉब भी करता है कहीं पे किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में, और खेती से भी इनकम कर रहा है। तो ऐसे जो दोगले लोग हैं जिनकी अदर इनकम भी है और खेती की इनकम भी है, उन पे लगती है। जो पक्के किसान हैं उन पे नहीं लगेगी, जो खाली खेती करते हैं उन पे नहीं लगेगी। तो गवर्नमेंट ने सोचा जो लोग ऐसे करते हैं, दोनों काम करते हैं, ये लोग ज़्यादातर तो फर्जीवाड़े करते हैं। फर्जीवाड़े कैसे, ये खेती की इनकम में फर्जी दिखाते हैं, ये खेती का लैंड वगैरह ले लेते हैं और दिखा देते हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा इनकी इनकम को थोड़ा बहुत टैक्सेबल कैसे करें। अब खेती की इनकम पे टैक्स तो लगा नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशन ने मना कर रखा है, तो गवर्नमेंट ने इसका जुगाड़ ढूंढा, और जुगाड़ क्या ढूंढा भी पता चलेगा आपको। तो कब लगेगी ये, अगर किसी बंदे की नेट एग्रीकल्चर इनकम मतलब खेती की इनकम आ रही है, वो भी 5,000 रुपये से ज़्यादा आ रही है, और दूसरी इनकम भी आ रही है, मतलब खेती के अलावा वो किसी और सोर्स से भी पैसा कमाता है। किसी और सोर्स मतलब धंधा करता है या मान लो रेंट वगैरह की इनकम अर्न करता है, या इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह की इनकम अर्न करता है, या जॉब वगैरह करता है। और जो अदर इनकम उसकी जो टैक्सेबल इनकम है, जिसको अपन टोटल इनकम भी बोलते हैं, 5 हेड की इनकम आती है, वो कितनी है, वो बेसिक एग्जीम्पशन लिमिट से ज़्यादा आ रही है। बेसिक एग्जीम्पशन लिमिट क्या लगेगी, फाइनेंस एक्ट में तो 3 होती है, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख एज के अकॉर्डिंग, और 115 BAC में एक होती है 3 लाख, तो उससे ज़्यादा जा रही है। मान लो जो भी केस है उस अकॉर्डिंग उस केस से ज़्यादा जा रही है, ठीक है, तो ये स्कीम लग जाएगी। और इस स्कीम में एक स्पेशल तरीके से टैक्स निकलेगा। अब इस स्कीम में ध्यान देना, अपन क्या लेते हैं, क्या चेक करते हैं, नेट एग्रीकल्चर इनकम लेते हैं। नेट एग्रीकल्चर इनकम मतलब आप खेती करते हो तो उसका खर्चा भी लगता है, खाद का, बीज का, तो उसको लेस कर देते हैं खर्चे को। तो आपने खेती से 10 लाख रुपीज़ अर्न करे और 1 लाख रुपीज़ आपके खर्च हो गए बीज में, खाद वगैरह में, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 9 लाख लेंगे। 9 लाख को क्या बोलेंगे, नेट एग्रीकल्चर इनकम। और नॉन एग्रीकल्चर इनकम तो बता ही दिया मैंने, अदर हेड की, 5 हेड की जो इनकम होती है टैक्सेबल इनकम, वो हो जाएगी। तो अब इस केस में देखो टैक्स कैसे निकलेगा, स्पेशल तरीका कैसे निकलेगा, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, एक एग्जांपल से बता देता हूँ। देखो एक बंदा अमन, इसकी जो टैक्सेबल इनकम है 5 हेड की 6 लाख की है, और एक खेती से भी पैसे कमा रहा है 4,50,000। खेती करने के इसके खर्चे भी हो गए 50,000, तो खेती की नेट इनकम कर दो कितनी हो गई, 4 लाख हो गई। 450 - 50, 4 लाख खेती की इनकम हो गई, और 6 लाख इसकी टैक्सेबल इनकम हो गई। अब दोनों काम कर रहा है ये। ऐसे लोगों से गवर्नमेंट चाहती है टैक्स ले, तो गवर्नमेंट को लगता है ऐसे जो लोग होते हैं ना जो दोनों से इनकम अर्न करते हैं, इसमें आधे तो फर्जीवाड़े वाले होते हैं केस, क्योंकि अगर पक्के किसान होते हैं तो किसानी करते, मान लो वो धंधा खोल दिया, एक फैक्ट्री खोल रखा है और किसानी कर रहा है, दिखा रहा है, ऐसे फर्जीवाड़ा करता है। होते होंगे कुछ लोग जो ईमानदार भी होते होंगे, लेकिन फर्जी केस ज़्यादा होते हैं ऐसे। तो अब अमन की इनकम को टैक्सेबल करना है, तो गवर्नमेंट ने इसका जुगाड़ ढूंढा। अब जुगाड़ क्या ढूंढा वो अपन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, ये मान के कि अमन ने 115 BAC को फॉलो करने से मना कर दिया, 115 BAC से बाहर आ गया वो, मतलब फाइनेंस एक्ट लगाना है, ठीक है, फाइनेंस एक्ट वाला स्लैब लगा देंगे। तो ऐसे केस में देखो टैक्स कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको टैक्स निकालना है अमन की इनकम, तो टैक्सेबल इनकम ले लो, और एक जो खेती की इनकम है वो भी ले लो, दोनों को जोड़ दो और उसको टोटल इनकम मान लो उसकी। तो टोटल इनकम कितनी मान लो उसकी, 6 लाख मत मानो, 6 लाख प्लस खेती की इनकम को भी टैक्सेबल कर दो। आप बोलोगे क्योंकि एग्जाम होती है, एक बार करो। तो 10 लाख पे टैक्स निकाल लो, और टैक्स कैसे निकालो, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम विदाउट रिबेट, सरचार्ज और सेस।
एक बार रिबेट भूल जाओ, सरचार्ज भूल जाओ, सेस, ये सब बाद में देखेंगे, एक बार ये भूल जाओ। स्टेप 2 में क्या करो, आप टैक्स निकालो। किस पे? एक तो खेती की इनकम ले लो उसकी, और एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ले लो। इस बार भी आप रिबेट, सरचार्ज, सेस भूल जाओ। तो वही खेती की इनकम कितनी थी उसकी 4 लाख की थी, और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अपन पे क्या लगेगी बताओ, 2.5 लाख की लगेगी। एज वगैरह नहीं दे रखी तो अपन 2.5 लाख की लगाएंगे, तो लगा के ये ले लिया। तो अब स्टेप 2 में आप 6.5 लाख पे टैक्स निकालो। ये टैक्स निकाल लिया, स्टेप 2 में टैक्स निकाल लिया। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 कर दो। स्टेप 3 बोलती है स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 कर दो। ये फिगर आ गया, और ये आपको पे करना है। अब इसमें देखो रिबेट मिलेगी क्या अमन को रिबेट तो मिलेगी नहीं। 87 की रिबेट कब मिलती है? 5 लाख तक मिलती है, क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट फॉलो कर रहा है। हाँ, अगर 115 BAC फॉलो कर रहा होता तो मिल जाती है यहाँ पे, लेकिन फाइनेंस एक्ट में नहीं मिलेगी, रिबेट नहीं मिलेगी। दूसरा, सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज भी नहीं लगेगा। इनकम कितनी है इसकी देखो, अपन देखते हैं टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, तो 6 लाख है, सरचार्ज लगेगा नहीं। सेस तो जुड़ेगा, सेस और जोड़ दो, ये पे करना है गवर्नमेंट उसको, ये टैक्स आया है इसका। अब देखो अमन की अगर 6 लाख की इनकम मानते हैं अपन, खाली 6 लाख की थी वैसे तो, 4 लाख तो इसकी एग्जेम्प्ट इनकम थी। 6 लाख पे देखो टैक्स कितना बनता है इसका, निकालो एक बार आप। 2.5 लाख वाला स्लैब लगाओ, कितना बनता? अगर आप निकालोगे ना, ये बनता 33,800 का, इंक्लूडिंग सेस, सेस जोड़ के 33,800 का टैक्स बनता। और गवर्नमेंट देखो कितना ले रही है, 72,800, ज़्यादा नहीं। ये तो गलत बात हो गई। आप बोलोगे कि ये तो खेती की इनकम को टैक्सेबल कर दिया। देखो पूरा टैक्सेबल नहीं किया। कैसे नहीं किया? 6 लाख की इसकी टैक्सेबल इनकम है, और खेती की इनकम 4 लाख, तो 10 लाख की इनकम अगर मान लो इसको पूरा टैक्सेबल कर देते तो 10 लाख पे टैक्स लेते। 10 लाख पे कितना बनता? 1,12,500 प्लस सेस लगता तो 1,17,000 का बनता। तो 117 नहीं लिया इससे, ना तो इससे पूरा टैक्स लिया, ना ही जो इसका एक्चुअल बना वो लिया, बीच का कुछ फिगर ले लिया। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि इनडायरेक्टली इससे खेती की इनकम को या तो टैक्सेबल कर दिया। ऐसा तो बोल नहीं सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने मना कर रखा है। तो आप ये बोल सकते हो कि इसकी जो अदर इनकम है उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया, बस ये बोल सकते हो। आप बोलोगे ये तो गलत किया गवर्नमेंट ने। गलत तो कुछ किया नहीं है, वैसे तो क्या बोले इसमें गलत क्या किया। गवर्नमेंट को लगा कि जो लोग दोनों सोर्स से इनकम करते हैं इनसे कुछ ना कुछ टैक्स वसूला जाए, तो गवर्नमेंट ने जुगाड़ ढूंढा। देखो जुगाड़ भी कैसा ढूंढा, पहले तो टैक्स निकलवाया खेती की इनकम और नॉन खेती की इनकम दोनों को जोड़ के टैक्स निकाल लो। स्टेप 2 में बोला कि खेती की इनकम और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को जोड़ के टैक्स निकाल लो। स्टेप 1 में से स्टेप 2 लेस कर दो, मतलब खेती की इनकम का टैक्स आपका लेस हो गया। ऐसा गवर्नमेंट दिखा रही है। देखो खेती की इनकम पे आपने टैक्स नहीं लिया, हमने खेती की इनकम से आपसे टैक्स नहीं लिया हमने, वो तो देखो आपसे स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करवा के लेस करवा दिया। स्टेप 2 में निकल आया था और लेस करवा दिया। पर ऐसा जुगाड़ ढूंढ के गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली आपसे क्या कर दिया, ज़्यादा टैक्स ले लिया। अब आप बोलोगे ये जुगाड़ तो खाली इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने ढूंढा, कंपनी और फर्म के लिए क्यों नहीं ढूंढा? उनकी भी तो होती है खेती की इनकम, उनकी भी हो सकती है खेती की इनकम भी और अदर इनकम भी। अब उनके लिए जुगाड़ बन ही नहीं सकता था। ऐसा थोड़ी करते कि कंपनी की अगर खेती की इनकम हो रही है तो टैक्स रेट 40 हो जाएगी, ऐसा थोड़ी करते। ऐसा करते तो साफ पता चल जाता कि आप फर्जीवाड़ा कर रहे हो, आप खेती की इनकम पे टैक्स लगा रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो जाता। तो कभी कभी गवर्नमेंट को ऐसा जुगाड़ ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ जुगाड़ बन गया तो इन्होंने जुगाड़ बना दिया। आगे अगला पॉइंट रखा है, मान लो एक HUF बनी हुई है, HUF को प्रॉफिट हुआ, टैक्स कौन देगा? HUF देगी। अब HUF उस प्रॉफिट को अपने मेंबर को बांट रही है, तो मेंबर के एंड में क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, डबल टैक्सेशन नहीं होगा। अगला बता रखा है फर्म और LLP को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट पे टैक्स कौन देगा? फर्म LLP दे देंगी। अब उस प्रॉफिट को PSR के रेशियो में फर्म बांट रही है पार्टनर्स के बीच में, तो पार्टनर के एंड से जो PSR के रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा वो शेयर इनकम मिलेगी, प्रॉफिट शेयर, वो क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा। फर्म से जो मिला इंटरेस्ट रेमुनरेशन वो तो टैक्सेबल होता है, वो तो PGBP हैंड में टैक्सेबल होता है, लेकिन जो प्रॉफिट शेयर मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, वो सेक्शन 10(2)A में क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट। आगे बता रखा है कोई डिजास्टर हुआ, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कोई नक्सली हमला हो गया, मान लो कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, रेल एक्सीडेंट हो गया, कोई डिजास्टर हो गया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे लोकल अथॉरिटी, इन्होंने क्या किया? या तो इंडिविजुअल को या उसके लीगल हेड्स को मुआवजा दिया। मुआवजा तो मुआवजा कभी भी टैक्सेबल नहीं होता। मुआवजा क्या होता है? पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है। मान लो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ एक इंडिविजुअल के घर में, अब इंडिविजुअल घायल हो गया तो गवर्नमेंट उसको मुआवजा देती है। उसकी डेथ हो गई तो उसके घर वालों को मुआवजा देती है। अब मुआवजे में भी गवर्नमेंट टैक्स ले लेती तो बद्दुआ देते वो लोग। एक तो हमारे दिक्कतें हो गई, एक तो यहाँ पे, और आप ऊपर से टैक्स और मांग रहे हो, या मुआवजा आप देके हमसे ही टैक्स ले रहे हो मुआवजे पे भी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? मुआवजे को एग्जेम्प्ट कर दिया, बात खत्म। अगला एक इनकम ऑफ सिक्किमीज इंडिविजुअल, कोई सिक्किम का इंडिविजुअल है, सिक्किम इंडिया का एक स्टेट है, छोटा सा प्यारा सा, तो कोई ऐसा बंदा है जो सिक्किम में पैदा हुआ और सिक्किम में ही रहता है, कोई सिक्किम में पैदा हुआ सिक्किम में रहता है, उसे बोलते हैं सिक्किमीज इंडिविजुअल। सिक्किम में पैदा होना चाहिए और वहीं रहना चाहिए,
तो ये बनता है सिक्किम में। तो ऐसा कोई बंदा है तो उसको सिक्किम में जो भी इनकम होगी किसी भी हेड से, चाहे बिजनेस से हो, चाहे कैपिटल गेन हो, चाहे अदर सोर्स हो, चाहे पीजीबीपी हो, चाहे सैलरी की इनकम हो, पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट, पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट। सिक्किम वाले लोगों के मजे हैं कि कोई टैक्स ही नहीं देना अगर वो सिक्किम में कोई पैसा कमाते हैं तो। सिक्किम के बाहर से भी अगर वो पैसा कमाते हैं क्या, डिविडेंड और इंटरेस्ट, अगर उनको सिक्किम के बाहर से डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल रहा है सिक्योरिटीज़ पे, वो भी एग्जाम। लेकिन सिक्किम के बाहर से अगर उनको इनकम हो रही है बिजनेस की, कैपिटल गेन या सैलरी वगैरह की, तो टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन सिक्किम के अंदर कोई भी इनकम हो रही है पूरी एग्जाम, सिक्किम के बाहर से सिक्योरिटीज़ पे, मान लो दिल्ली की कंपनी से डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल रहा है, दिल्ली की कंपनी से डिविडेंड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो एग्जाम, बाकी इनकम टैक्सेबल। तो ये लास्ट पॉइंट था और ये था अपना चैप्टर 1 जिसको अपन ने रिवाइज किया। इसमें अपन ने टैक्स रेट्स रिवाइज करी और एक अपन ने एग्जाम इनकम को डिटेल में रिवाइज किया। मैंने कुछ कन्फ्यूजन वाले पॉइंट थे वो भी डिटेल में आपको बता दिए ताकि आपकी गलतियाँ ना हो। अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।